आदर नमस्कार। मैं पंकज कुमार त्रिपाठी, सामान्य जन चेतना मंच का संस्थापक और संगठन के सदस्यों द्वारा अपने चाहने वालों के द्वारा इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया हूँ। सामान्य जन चेतना मंच की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक और भी मेरा परिचय इस समय है। आप जान रहे हैं कि इस समय जब से यूजीसी कानून आया है उसका बहुत बढ़ चढ़ कर के विरोध हुआ है। मैं स्वयं 8 मार्च के आंदोलन में दिल्ली गया था। हमारे साथ हमारे साथी श्री सुधाकर पाठक जी और श्री अभिनव तिवारी जी भी थे, अनुभव तिवारी जी। इसके अलावा 200-300 लोग हम लोग गए थे और वहाँ पूरे दिन हम लोग बंद थे। अलग अलग थानों में सब लोग बंद थे। मैं मैदानगढ़ी थाने में बंद था। अभी लोग कहाँ कहाँ थे, सब अलग अलग थाने में बंद किए गए थे। यहाँ तक कि जो वहाँ आईपीएस अफसर थे वो मेरा पढ़ाया विद्यार्थी है। मुझे लगा कि मेरे साथ मुरव्वत होगी। उसने धीरे से कान में कहा, गुरुजी अगर नहीं जाएंगे तो तुरंत लठ बजेगी और हड्डियाँ तोड़ी जाएंगी। सख्त आदेश है, सख्त, इतना सख्त आदेश कि हम लोग अगर 10-15 के जत्थे में भी वहाँ रामलीला मैदान के आसपास, खैर हम तो वहाँ थे, वो कौन सा मैदान है, हाँ रामलीला मैदान भी हम लोग थे। हाँ जंतर मंतर में हम लोग नहीं थे। हाँ रामलीला मैदान, दोनों जगह उस दिन आंदोलन था। जंतर मंतर पर भी था, रामलीला मैदान पर भी था। लेकिन दोनों में से कहीं भी आंदोलन नहीं करने दिया गया। और आम तौर पर आप देखे होंगे कि जब कभी कहीं कोई आंदोलन लोग करते हैं, सरकार अगर रोकती भी है तो आप देखते होंगे कि 1500 लोग होते हैं, बैरिकेटिंग तोड़ते हैं और उनका एक आंदोलन मीडिया में आता है। हमारे इस आंदोलन को, यूजीसी के खिलाफ जो आंदोलन चलाया गया था, उसको कुचलने के लिए सरकार ने ऐसी योजना बनाई थी कि वो न कहीं दिख सके न कहीं छप सके। जैसे ही 4, 5, 10, 8 कुछ भी लोग दिखते थे सबको तुरंत बंद कर लेते थे। बस में सैकड़ों बसें वहाँ खड़ी थी और उसमें भर देते थे। जब मैं गया तो चूँकि थोड़ा सा संबंध और प्रभाव था, तो इस नाते जब मैं बात कर रहा था पीछे से लोगों ने देखा। अब न जाने कहाँ कहाँ लोग छुपे हुए थे, जो कार्यकर्ता लोग थे, अलग अलग संगठनों के थे। तमाम लोग मुझे जानते थे, तमाम लोग नहीं भी जानते थे। तो थोड़ी ही देर में जब लोगों को लगा कि इनके साथ जाने से गिरफ्तारी नहीं होगी, तो 200-250 लोग हमारे पीछे खड़े हुए और सारी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है। तब हमारे उस विद्यार्थी ने जो वहाँ जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन्होंने कहा कि आप तुरंत यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो हम लोगों को सख्त आदेश है, कहीं ये वीडियो नहीं चलनी चाहिए, कहीं दिखना नहीं चाहिए। इतना सख्त आदेश है हमारे खिलाफ जो कानून बना, उस पर हम जो आंदोलन कर रहे हैं उसको रोकने के लिए। और फिर स्थिति यह की गई कि जो जितना ज़्यादा प्रभाव रखने वाला था उसको उतना दूर के थाने में रखा गया। मुझे मैदानगढ़ी थाने में भेजा गया। आप लोग गूगल करके देख सकते हैं कि सुदूर दक्षिणी दिल्ली से भी एकदम आखिरी बॉर्डर पे, हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पे मैदानगढ़ी है। बस से जाने में रामलीला मैदान से 2.5 घंटे लगे थे। शाम को उधर से लौटने में 3.5 घंटे लगे थे, तब हम लोग आ पाए थे आईएसबीटी तक। यानी सरकार ने इस कानून के खिलाफ उठ रही आवाज़ को कुचला। यूजीसी कानून लागू नहीं हुआ है, अभी वो स्टे की पोजीशन में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे लगा दिया है कि ये भेदभाव वाला कानून है। यूजीसी कानून क्या है, थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, फिर इसके बाद आगे की बात करूंगा। यूजीसी कानून यही है कि जितने आपके उच्चतर शिक्षण संस्थान है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनमें एक कानून लागू कर दिया गया है, बनाया गया है। और एक कानून भी कैसे, एक रेगुलेशन के जरिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसकी जिम्मेदारी होती है यूनिवर्सिटी में शिक्षण व्यवस्था को संचालित करना, मानक तय करना, वो कानून बना रही है कि अगर यहाँ जातिगत भेदभाव होगा तो एक्शन लिया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। जातिगत भेदभाव का इनका आंकड़ा क्या है, 374 केसेस, 374 केसेस विद इन 5 ईयर्स। 5 साल में 374 आंकड़ा इनका गया है। पिछली बार उसके पहले 125 का था। अगर थोड़ा बहुत मैं आंकड़े में इधर उधर बोल रहा हूँ तो आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ताकि इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मेरे वाले को बहुत फाइनल मत मानिएगा, लेकिन जो आया है वो 374 का। ये 374 शिकायतें 5 वर्ष में कितने लोगों के बीच हुई? अगर हम मान लें कि 5 करोड़ लोग
हायर एजुकेशन में पढ़ना है। हायर एजुकेशन का मतलब जो इंटर से आगे गया वो हर कोई हायर एजुकेशन में है। 5 करोड़ मान लें तो 25 करोड़ लोग हुए 5 साल में। 25 करोड़ में शिकायत कितनी? 374। इससे ज़्यादा शिकायतें तो हर गांव में 10 गांव या एक जिला मिला दें तलाक की होंगी। इससे ज़्यादा शिकायतें तो हैंडपंप में पानी नहीं आ रहा है, भ्रष्टाचार की होंगी। ये इस सरकार को नहीं दिखाई दिया, वो शिकायत दिखाई दी। और उस शिकायत में भी वो शिकायतें केवल जनरल कैटेगरी के खिलाफ नहीं थी, वो शिकायतें ओबीसी समाज के भी खिलाफ थी आपस में। लेकिन इन्होंने एक कानून बना दिया और उसमें इतना घिनौना प्रावधान लिखा। मेरे यूट्यूब चैनल द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल मेरा है, उस पर मैंने कई बार कई तरह से उसकी व्याख्या की है। उसमें इन्होंने प्रावधान जोड़ दिया कि जनरल को छोड़ करके, जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी जिसको कहते हैं, उसको छोड़कर शेष किसी भी समुदाय के साथ जातिगत भेदभाव होता है तो शिकायत करेगा। जातिगत भेदभाव की परिभाषा ही यही लिख दी गई कि जातिगत भेदभाव से तात्पर्य है एससी एसटी ओबीसी समुदाय में आने वाली किसी जात के साथ भेदभाव। तो फिर किसके साथ जातिगत भेदभाव नहीं है? जनरल के साथ जातिगत भेदभाव नहीं है उनके हिसाब से। तो हमारे खिलाफ केवल शिकायत हो सकती है, लेकिन हमारे खिलाफ अगर कहीं जुल्म जास्ती होती है तो हम शिकायत नहीं कर पाएंगे। अब इन्होंने एक नैरेटिव ये चला दिया कि जो तथाकथित सवर्ण समुदाय है इसके खिलाफ कैसे जोर ज्यादती हो सकती है। इस आजमगढ़ में, चंडेसर में, या हम मऊ जिले की बात कर लें, या हम अपने डिग्री कॉलेज जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मोहम्मदाबाद गोहना, वहाँ की हम बात कर लें, क्या वहाँ भी हम दबंग हैं? बहुत सा भारत का ऐसा हिस्सा होगा जहाँ जनरल कैटेगरी के लोग दबंग नहीं होंगे, सामाजिक स्तर पर नहीं होंगे, किसी स्तर पर कहीं नहीं होंगे। ये कौन सा आधार है कि तय कर दिया सरकार ने कि फला जात के साथ अत्याचार हो ही नहीं सकता, वो शिकायत भी नहीं कर सकते। यानी आपके दर्द के लिए कहीं शिकायत का, कहीं शिकायत पेटिका होती, वो भी आपके लिए नहीं है। अब इसका दूसरा परिणाम समझिए, वो जो 374 आपको गिनवाई गई वो कहीं शिकायत बॉक्स रहा होगा तभी तो डाली गई होगी और हमारे सामने आंकड़े बन के आए। कहीं उनके लिए कहीं जगह रही होगी तब ना। आपके लिए तो जगह ही नहीं है तो आपकी शिकायत भी आप कहां करेंगे? तो इस तरह से एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जो सवर्ण समाज है, सवर्ण नहीं सामान्य जन, अब सामान्य जन का मतलब अनारक्षित वर्ग, हम लोग अनावश्यक तौर से सवर्णों को ही अनारक्षित समझ लेते हैं। सवर्णों से परे भी बहुत सारे लोग हैं जो अनारक्षित में आते हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को मान लेते हैं उसमें। तो ये सरकार ने मान लिया उस कानून को बनाने में कि ये जन्मजात अपराधी हैं। क्यों जन्मजात हैं? क्योंकि जात कैसे तय हो रही है? जन्म से। और कब तक रहेगी? जीवन पर्यंत। शिकायत का आधार क्या है? जाति। तो हम तो शिकायत कर ही नहीं सकते, अपराध कर सकते हैं, शिकायत हो सकती है। यानी हमें इन्होंने जन्मजात अपराधी तो मान लिया, हाँ अपराध कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। दूसरी बात, उसके खिलाफ जो एक्शन लेना है, एक्शन में अगर ये शिकायत ओबीसी समाज का बच्चा कर रहा है, विद्यार्थी कर रहा है, तब तो केवल डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। लेकिन अगर यह शिकायत एससी एसटी समुदाय का कोई विद्यार्थी कर देगा और जिसके खिलाफ शिकायत करेगा वो जनरल या ओबीसी होगा, तो शिकायत जैसे ही की जाएगी, एक तो रिटर्न में की जाएगी, और रिटर्न में करते ही वह शिकायत अगर एससी एसटी एक्ट के दायरे में आ रही है तो जिस अधिकारी को शिकायत की जाएगी उसकी जिम्मेदारी है कि फौरन उसको आगे पुलिस थाने को भेज दे। तो आम तौर पर जो एफआईआर नहीं होती है वहाँ वो एफआईआर होनी मैंडेटरी कर दी गई, क्योंकि रिटर्न में शिकायत यहाँ आई, इनकी ड्यूटी है कि इसको आगे भेजें। और जब वहाँ रिटर्न में गई, सूचना में इतना लिखा हुआ है कि इन्होंने जात सूचक गाली दी, तो एफआईआर लिखना मैंडेटरी हो जाएगा उनके लिए, और एफआईआर होते ही फिर गिरफ्तारी और जमानत का सिलसिला चलेगा। ये है कानून। यानी कि इस कानून में ओबीसी को भले रख दिया गया है, ओबीसी का कोई हमारा यादव भाई, कुर्मी भाई हमारे खिलाफ तो शिकायत कर सकता है, यानी उसको लाठी दे दी गई है, लेकिन उसके खिलाफ पिस्टल एससी एसटी समुदाय के लोगों को तब भी दी गई है। मैं एक बात हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन करके कह रहा हूँ, न तो आप सबको यहाँ जात पूछकर बुलाया गया है,
ना आपके कौन सी जाति है इसकी कोई मुझे परवाह है कि मैं उसको ध्यान रखकर बात कहूँ। कारण क्या है, मेरा ये मानना है कि हमारे में से जातियों के लोग जाकर सरकार से नहीं कहते कि भेदभाव वाले कानून बनाओ। क्या हमारे गांव के जो SC/ST कम्युनिटी के लोग हैं, यहाँ तो ST लोग नहीं, SC समुदाय के लोग हैं, जो चमार हैं, खटिक हैं, पासी हैं, क्या ये लोग जाके सरकार से कहे थे कि भेदभाव वाला कानून बनाइए? ये लोग कहीं मांग करने गए थे क्या कि नहीं भेदभाव वाला बना दीजिए कानून? ये सरकारें खुद अपने मन से कर रही हैं, कहीं कोई मांग नहीं करने गया है। और हम लोग क्या करते हैं, वो जब उस गलत तरीके से बने कानून का कुछ 2-4 लोग दुरुपयोग करते हैं तो हम उस कानून के लिए उस समुदाय को दोषी ठहरा देते हैं, जबकि उस कानून के लिए दोषी कौन है? सरकार। अब आते हैं सरकारों पर, और ये सामने 2 किताबें रखी हैं। ये संविधान का बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट का मतलब जिसमें प्योर संविधान है। प्योर का मतलब जो आज संशोधन के बाद है। 106 संशोधन हो चुके हैं। 106 संशोधनों के साथ ही संविधान आपके पास है। इसमें केवल अनुच्छेद यानी कानून की भाषा लिखी है, आम लोग नहीं समझ सकते। और आम लोगों का मतलब हर कोई वह व्यक्ति आम है जो कानून का विद्यार्थी नहीं है। यानी कोई डॉक्टर साहब है तो वो आम है यहाँ, जैसे मैं वकील होकर के भी डॉक्टरी पेशा के लिए आम व्यक्ति हूँ। आ गई होगी बात समझ में? हाँ, कोई विशेष तौर से उसको पढ़ लिया हो, जानता हो तो बात अलग है। तो थोड़ी सी बात यहाँ से करूँगा। दूसरी, ये मेरी लिखी हुई संविधान पर किताब है। ये 29 किताबें मैंने लिखी है कानून पर। जितने भी प्रमुख कानून हैं सब पर मैंने किताबें लिखी हैं। और इसके पीछे ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये मेरे पढ़ाए कुछ उन विद्यार्थियों की फ़ोटो है जो जज बनने के बाद मुझसे मिलने आए हैं। इसमें DU में प्रोफेसर जो बच्चे हैं हमारे स्टूडेंट्स, इसमें से कई आज डिस्ट्रिक्ट जज हैं। आज के 2 साल पहले संजीव फौजदार आपके अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट जज थे, वो हमारे विद्यार्थी उम्र में हमसे बड़े हैं। और तमाम आपके आजमगढ़ में तमाम जजेज हमारे पढ़ाए विद्यार्थी हैं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि कानून पर एक विशेष अध्ययन और एक विशेष ग्रिप है जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, आप सबकी शुभकामना से, आप सबके आशीर्वाद से। तो पूरी जिम्मेदारी से अब यहाँ से बात शुरू हो रही है। UGC कानून का हवाला देकर मैंने ये आपके तक सूचना भेजी कि बिना किसी मांग के ये कानून बनाया गया। इससे ज़्यादा अन्य अपराध हो रहे हैं, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन जाति में लड़ाने की बात थी, इस नाते ये कानून बनाया। तो सवाल उठता है कि क्या ये इस तरह का कानून पहली बार बना कि इसके पहले भी कानून बना है? और अगर बना है तो बनाया किसने है? तो चलिए हम एक सवाल करेंगे और हम सवाल का फिर जवाब इस किताब से देंगे। और दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये जो सवाल है और उसका जो जवाब आपका होगा वो गलत होगा, झूठ होगा, असत्य होगा। और जो इसका जवाब सुनेंगे तो आपकी दिमाग से मतलब दिमाग की नसें हिलने लगेंगी। आप बताइए, इस देश में आरक्षण, और आरक्षण का मतलब होता है प्रतिबंध। आरक्षण का मतलब प्रतिबंध। लालगंज लोकसभा सीट से क्या पंकज त्रिपाठी चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं। मोहम्मदाबाद गोहना हमारी विधानसभा सीट है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, करहा अनकपुर का। क्या हम चुनाव लड़ सकते हैं मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा में? तो हम जब से पैदा हुए जब तक मरेंगे चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हमारे लिए कौन सा लोकतंत्र है ये? इसी लोकतंत्र के लिए न कुर्बानी दी गई थी। अंग्रेजों के समय पर प्रतिबंध था कि भारतीय यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग गुलामी कहते थे कि आज़ादी। आज उल्टा लिख दिया गया, फला फला ही प्रवेश कर सकते। बात तो वही है ना, प्रकारांतर से फला फला ही चुनाव लड़ सकते हैं, तो शेष तो नहीं लड़ सकते। प्रतिबंध है कि नहीं है? और जहां कहीं प्रतिबंध है वो क्या है? गुलामी है। सवाल ये है कि ये प्रतिबंध जातिगत है या व्यक्तिगत है? व्यक्तिगत का मतलब व्यक्ति की योग्यता, जैसे कोई अपराधी है, बलात्कारी है, मर्डर है, उसको मत लड़ने दीजिए। क्या ये व्यक्तिगत प्रतिबंध है या जातिगत है? जातिगत है। तो ये प्रतिबंध कहाँ था, किसने लगाया था? ये प्रतिबंध विधानसभा में जो 21.5% सीटें सुरक्षित हैं, यानी हमारे लिए जो प्रतिबंधित हैं, वो सीटें सुरक्षित करने संबंधी अनुच्छेद है अनुच्छेद 332। लोकसभा में जो सीटें सुरक्षित हैं यानी लालगंज, अनुच्छेद 330। इस संविधान के 2 अनुच्छेद, 330 लोकसभा और 332 विधानसभा। आप लोग चूंकि विद्यार्थी नहीं हैं, न मैं यहाँ शिक्षक के रूप में हूँ, तो ये अनुच्छेद याद मत करिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप पर एक प्रामाणिकता का भाव हो, एक बात ऐसी आए कि हाँ कोई प्रामाणिक बात कही जा रही है।
अनुच्छेद 330, 332 संविधान सभा ने जोड़ा था, संविधान सभा ने, और उसमें साफ साफ लिखा था कि लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित होंगी। 332 में लिखा था राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। लेकिन ये कब तक होंगी, इसके लिए एक अनुच्छेद लिखा गया था, वो है अनुच्छेद 334। अगर याद भी करना चाहें बड़ा आसान है, 330 फिर एक छोड़िए 332 फिर एक छोड़िए 334। अब 334 में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 3 4 जोड़ने पर कितना आएगा, इसी में है 10, तो यह 10 वर्ष के लिए था। 334 में समय सीमा लिखी गई थी। ये संविधान सभा ने जो आरक्षण किया था, यानी हम शेष पर प्रतिबंध लगाया था, जिसमें यादव पर भी था, पठान पर भी था, नाई पर भी था, बाभन पर भी था, ठाकुर भूमिहार लाला बनिया पर भी था, है ना, आज भी है। ये महज 10 साल के लिए ही लगाया गया था और संविधान सभा में बहुत मशक्कत से इसको स्वीकार करा पाए थे लोग। यानी संविधान सभा इस पर तैयार नहीं थी कि लोकतंत्र की संकल्पना के खिलाफ है कि किसी व्यक्ति को जन्म के कारण से चुनाव लड़ने से रोका जाए। तो आपवादिक तौर से, चूंकि गांधी जी समझौता किए थे 1932 में पूना पैक्ट का, उसी में बात थी, उसमें भी 10 वर्ष के लिए थी। चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, वो व्यवहार में लागू नहीं हो पाया था, तो यह कहा गया कि इसको 10 साल के लिए अब से मान लिया जाए, और 10 साल के बाद इसको स्वतः समाप्त हो जाना था। इसको समाप्त करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं थी। यानी ये टाइम बाउंड प्रोविजन था, ऑटोमेटिकली ये एक्सपायर हो जाता। और ये एकमात्र प्रावधान था जो आरक्षण पर है और जातिगत है। शेष जितने भी आरक्षण पर प्रावधान है, कोई जातिगत नहीं था। अभी मैं चर्चा करूंगा, शेष कोई आरक्षण जातिगत नहीं था, अभी चर्चा करूंगा, बताऊंगा कैसे खेल हुआ है। तो सवाल ये है कि जो प्रतिबंध 10 वर्ष के लिए था, यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से अगर 10 वर्ष गिनेंगे तो इसे 25 जनवरी 1960 को समाप्त हो जाना था। 25 जनवरी 1960 को समाप्त हो जाना था। जो प्रतिबंध हमारे पर लगा हुआ है, जिसको 25 जनवरी 1960 को समाप्त हो जाना था, वो फिर बढ़ गया। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। तो 70 में समाप्त हो जाना था, फिर बढ़ गया मतलब बढ़ाया गया, संविधान में संशोधन हुआ, बढ़ाया गया। संशोधन कितने हुए गिनते जाइएगा आप लोग। एक बढ़ा तो 70 तक हुआ, दूसरा बढ़ा, फिर से संशोधन किया गया, 80 तक हुआ, फिर संशोधन हुआ, 90 तक हुआ, फिर संशोधन हुआ, सन 2000 तक हुआ, फिर संशोधन हुआ, 2010 तक हुआ, फिर संशोधन हुआ, 2020 तक हुआ, फिर संशोधन हुआ, 2030 के 25 जनवरी तक हो चुका है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं मेरे सहित सब बड़े काबिल लोग हैं, सब चाणक्य वंशी हैं, राणा वंशी हैं, भामाशाह वंशी हैं, धरती के सबसे बड़े विद्वान यही लोग हैं। किसी को खबर है? जिन पार्टियों ने आपसे वोट लिया है उन्हीं पार्टियों ने बढ़ाया है। ये लालू यादव की पार्टी ने नहीं बढ़ाया है, ये ममता और मायावती की पार्टी ने नहीं बढ़ाया है, क्योंकि केंद्र में जो होता है वो बढ़ाता है। और केंद्र में अब तक केवल 2 ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा। और आप इन्हीं के वोटर रहे हैं, चाहे हमारे बाप हो, चाहे हम हो, चाहे बाबा हो, रहे हैं ना। क्या इन लोगों ने कभी अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखा था? 2020 में बढ़ा है ना अभी। तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाजपा चुनाव लड़ते समय 2019 का घोषणा पत्र में लिखी थी? फिर भी बढ़ा रहे हैं और संविधान संशोधन करके बढ़ा रहे हैं। आप जरा ध्यान दीजिए कि अभी महिला आरक्षण विधेयक संविधान संशोधन से लाए, वो पारित नहीं हो पाया, लेकिन ये फटाफट पारित हो जाता है। अब आप बताइए कि इसके लिए सरकार और पार्टी दोषी है या हम सब दोषी हैं जो प्रतिबंधित हैं क्योंकि आवाज़ नहीं उठाते, कि हमारा SC ST समुदाय का भाई दोषी है, उससे पूछ के बढ़ाते हैं क्या? और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जातिगत नफरत में आके शिकायत उसी SC ST समुदाय के कर देंगे। बचना है इससे, बचना है इससे। ये खेल इस तरह से हो रहा है
कि एक आदमी हमारा सामान उठा के पकड़ा दिया, भाई साहब ये मेरा है, वहाँ ले जाओ, और हमसे कह दिया आपका सामान वो चुरा कर ले गया, हम उससे लड़ रहे हैं, जबकि पकड़ाया तो वही है। ये सवाल आप भाजपा नेता से, जो लोग भी हैं उनसे पूछिए, सबसे पूछिए कि हमारे पर ये प्रतिबंध क्यों, और खुद से सोचिए कि अगर जाति के आधार पर प्रतिबंध इस तरह से लगा रहेगा या बढ़ेगा तो जातिगत भेदभाव कैसे कम होगा, एक बात। दूसरी बात है, कौन सा संविधान है, कौन सा लोकतंत्र है? क्या इसीलिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी? तो मैं एक बात कहता हूँ कि देश आज़ाद हुआ, लोकतंत्र आया। आज़ादी के बाद लोकतंत्र आया, पहले आ गया था? आज़ादी के बाद तो देश आज़ाद हुआ, लोकतंत्र आया, और हम सामान्य जन के हिस्से प्रतिबंध आया। ये प्रतिबंध है, चुनाव लड़ने पर हमारे प्रतिबंध है। अब अगली बात चलते हैं, तो इसमें कौन कौन सी सरकारों ने बढ़ाया है, जरा इनकी चर्चा कर लेते हैं। ये वे सरकारें हैं जिनको अम्बेडकरवादी लोग सांपनाथ और नागनाथ कहते हैं, और बढ़ाने का काम उन लोगों ने किया जिन्हें प्रतिबंधित किया गया वो उनको अपना मानते हैं, क्योंकि वो तो जान रहे हैं, ये नहीं जान रहे हैं। पहला संशोधन किया गया 1960 में, जो बढ़ाया गया तो 1959 में किया गया। 1959 में सरकार किसकी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। फिर 1970 में बढ़ाया गया, यानी 1969 में संशोधन हुआ। ये 9 पर क्यों संशोधन होगा? क्योंकि 25 जनवरी को ख़त्म हो जाना है, और जनवरी में सेशन होता नहीं है, सेशन नवंबर दिसंबर में होता शीतकालीन। तो आप जो भी संशोधन देखेंगे सब वो 9 वाले इकाई में देखेंगे। तो 1969 में बढ़ाया इंदिरा जी, 1979 में मोरारजी देसाई, जनसंघ भी शामिल था, अटल बिहारी वाजपेयी मंत्री थे। फिर 1989 राजीव गांधी इसको बढ़ा कर गए थे, बीपी सिंह लागू किए। फिर 1999 अटल बिहारी वाजपेयी, फिर 1909 मनमोहन सिंह, और 1919 पर चर्चा करिएगा, 2019 में इसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने बढ़ाया। लेकिन क्या वो अकेले बढ़ा लेते हैं? क्योंकि भाजपा को तो पूर्ण बहुमत है ही नहीं, 2/3 बहुमत तो है ही नहीं, तो वहाँ पर कांग्रेस, भाजपा और अन्य दल एक साथ हो जाते हैं। आप इतने सोए हुए हैं कि आप पर प्रतिबंध बढ़ता जा रहा है, और आप एकदम आराम से सोए हुए हैं। एक आदमी भी अगर कोई विरोध करता तो कोई एक पार्टी या उसका दामन थाम करके कोई बात कह पाती। एक भी सांसद विधायक आपके पक्ष में बोलने के लिए वहाँ खड़ा होने लायक नहीं है, शायद उसको भी खबर नहीं है। अब इसका दूसरा पहलू देखिए। पहले तो ये 2019 में जब बढ़ा तब की जरा मज़ेदार कहानी सुनिए। इस देश में एक अनुच्छेद मुद्दा बना। कौन सा अनुच्छेद बना था मुद्दा? कौन सी धारा? 370। इस देश में अनुच्छेद 370, धारा 370 मुद्दा बन गई थी ना। धारा 370 को भाजपा ने मुद्दा बनाया था, क्या कहकर कि वो टेम्पररी है। उसमें लिखा था कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में अस्थायी प्रावधान, टेम्पररी प्रोविजन, लेकिन कोई टाइम फिक्स नहीं थी। टेम्पररी था, लेकिन जब तक खत्म नहीं किया जाएगा तब तक चलना था। तो जो टेम्पररी था वो टेम्पररी है ये कह करके भाजपा ने मुद्दा बनाया, लेकिन जिसको खत्म हो जाना था उसको बढ़ाए और मुद्दा नहीं बनाया, बिना मुद्दा के ही बढ़ा लिए। ये राजनीतिक धोखेबाजी है कि नहीं है? बताना चाहिए था कि नहीं बताना चाहिए था जनता को? अगली बात और जानिए, 2019 में ही अनुच्छेद 370 खत्म किया गया। 2019 के मानसून सेशन में, जुलाई में, अगस्त में हुआ था, 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 के जिस सेशन में नरेंद्र मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म किया, उसी सेशन में 334 को अगले 10 साल के लिए बढ़ाया है। किसी को खबर मिली? टेलीविजन चैनल ने दिखाया? अखबारों ने छापा? नहीं छापा। तो ये कौन है जो इसको बढ़ाए जा रहा है? क्या हमारे SC ST समुदाय के लोगों ने मांग की थी? नहीं की थी। अब इसका एक और पहलू देखिए। तो ये भी तो आप जान गए कि आपके साथ ये सरकार और ये पार्टी जिसको अपनी समझ रहे हैं वो धोखा कर रही है। अब बहुत भी मामूली धोखा बताया हूँ, अगला धोखा आखिरी में बताऊंगा, जबकि जो कहा था कि हिल जाएंगी नसें। अगली बात देखिए, किसी भी देश में, खासकर लोकतांत्रिक देश में, किसी भी व्यक्ति को जाति या धर्म के आधार पर चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है कि नहीं रोका जा सकता? नहीं रोका जा सकता। लोकतंत्र फिर रखे जाएगा, फिर तो जाति तंत्र हो जाएगा ना। भारत एक अनोखा देश है जहां जाति के आधार पर प्रतिबंध लगा है। मैं 20 देशों का संविधान पढ़ा हूँ। 7 संविधान तो मैं 1993 से 1996 तक पढ़ गया था, BA जब कर रहा था।
क्योंकि लगाव है संविधानों में। पूरे दुनिया में भारत एक ऐसा मुल्क है जहां चुनाव लड़ने की व्यवस्था तो है, लेकिन जात के आधार पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है। वो आपवादिक था, 10 वर्ष के लिए था, लेकिन उसको अपवाद को नियम बना दिया गया और फिर उसको विस्तृत किया गया। भाई साहब, फिर उसको कैसे विस्तृत किया गया? जो प्रतिबंध केवल लोकसभा विधानसभा में था, 1992 में वो गांव गांव तक लाया गया। आपके ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगता है, 15 साल के बाद आपका मौका आता है। आप ब्लॉक प्रमुख के सदस्य यानी बीडीसी का चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित होते हैं। फिर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को भी आरक्षित किया जाता है। जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष का पद भी आरक्षित होता है, जिसको कहते हैं यानी प्रतिबंधित होता है। टाउन एरिया, नगर निगम, इनके वार्ड मेंबर हों, चेयरमैन हों या इनके मेयर हों, ये सारे पद आरक्षित होने लगे। ये कब आया कानून? 1992 में आया। संविधान में संशोधन करके लाया गया, यानी जिसको 10 साल में अपने से खत्म हो जाने की बात संविधान सभा ने लिखी थी, उसको इन लोगों ने न केवल 7 बार संविधान को बदल बदल कर बढ़ाया है, बल्कि उससे आगे भी संविधान को बदल बदल के और जगह पर भी प्रतिबंध लगाया है। क्या ये हमारे सबके हित के अनुकूल है? क्या यह लोकतंत्र के अनुकूल है? नहीं है। अब ये चुनावी प्रतिबंधों की बात हो गई। एक बात और जान लीजिए, उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। इसमें 86 सीटें जो हैं रिजर्व हैं, 86 रिजर्व हैं। आप इनका परसेंटेज निकालेंगे 21.34 आएगा, यानी 21% से ज़्यादा आएगा। जबकि जिस आबादी के, जिस जनगणना के आधार पर यह आरक्षण किया गया है, उसके हिसाब से एससी कम्युनिटी की आबादी 20.5% है। 20.5% आबादी को 21.34% सीटें रिजर्व कर दी गई। ठीक है। और हम लोकतंत्र का विकास कब मानते हैं? जब अनारक्षित सीटों पर भी हमारा कोई एससी भाई, एसटी भाई चुनाव जीत जाता है, हम लोग भी खुश होते हैं, भाई अनारक्षित सीट से जीत गया, प्रगति मानते हैं। तो आप जिस आधार पर बनाए हैं, अगर उस पर भी देखें, तो जब उनकी आबादी के अनुपात में पूरा का पूरा आपने रिजर्व कर दिया है, तो फिर वो दूसरे सीट पर चुनाव जीत रहे हैं, तो फिर तो किसी का हक मार दिए ना, जो संकल्पना इनकी है। और इसी को उड़ीसा राज्य में नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी आरक्षण बढ़ा करके लागू किया, नौकरियों वाले आरक्षण में। आप जानते हैं कि आरक्षण में सीमा कितनी है? 50%। तो 50% की अगर सीमा है, तो जिसकी जितनी आबादी है उसके आबादी से 50% तक आरक्षण मिलना चाहिए। 50% खुले में होना चाहिए, सबका होना चाहिए ना। वहाँ नरेंद्र मोदी सरकार ने उड़ीसा में भी आरक्षण को बदला है। ओबीसी का जहाँ का तहाँ, ईडब्ल्यूएस लागू ही नहीं है वहाँ। संविधान में भले लिखा है, लेकिन संविधान में लिखे होने को लागू करने के लिए कानून बनाना पड़ता है। तो वहाँ पे ईडब्ल्यूएस को लागू नहीं किया। ओबीसी का आबादी का आधा है, और एससी और एसटी को जितनी आबादी है उतना बढ़ा के कर दिया, पहले आधा था। ये सरकार उड़ीसा में अभी हाल ही में की है। इस पर भी मैंने द लॉजिकल इंडियन चैनल पर वीडियो बनाई है, बहुत विधिवत। तो ये सरकार क्या कर रही है, किसके कहने पर कर रही है, किसके लिए कर रही है, अभी फिर इस पर आप लोग से चिंतन करने के लिए कहूँगा। एक बात और जानिए, एक अनोखी बात और सबसे चौंकाने वाली बात, हमारे देश में चुनावों में ही केवल जातिगत आरक्षण था, जो 10 साल के लिए था। शेष कोई आरक्षण, दावे के साथ कह रहा हूं, शेष कोई भी आरक्षण इस संविधान में जात के आधार पर था ही नहीं। कोई भी आरक्षण जात के आधार पर नहीं लिखा था, संविधान में जात के आधार पर नहीं था। आप 2 अनुच्छेदों को जानिए। यहां 3 तरह के आरक्षण हैं। एक है चुनावों में आरक्षण, जिस पर मैंने मोटे मोटे चर्चा कर दी, जो 10 साल के लिए था, उसके बाद खत्म हो जाना था। संविधान सभा में जब वो आरक्षण पारित हो रहा था, सरदार पटेल जी भड़क गए थे कि जाति आधारित प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, हम लोग जिस व्यवस्था को मिटाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उसी व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध लगा देंगे तो फिर तो व्यवस्था जायज़ हो जाएगी। तो किसी तरह से 10 वर्ष के लिए स्वीकार किया गया था। दूसरा आरक्षण होता है शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। मूल संविधान में शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नहीं था। जो संविधान सभा ने संविधान पारित किया था, उस मूल संविधान में शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नहीं था। शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नहीं था। और जो संशोधन करके जोड़ा, तो जोड़ने में भी यही कहा गया कि सहायता दी जाएगी, विशेष सहायता दी जाएगी। आरक्षण शब्द वहां भी नहीं लगाया गया। आरक्षण का मतलब क्या होता है? किसी को प्रतिबंधित करके बैठाइए। जैसे यहां सब लोग आए हैं,
तो कोई बाहर से आ रहा तो उसके लिए अलग से सीट हम लोग ला रहे हैं, बैठा रहे हैं। ये हुई विशेष व्यवस्था। और आरक्षण का मतलब है कि 4 सीट खाली छोड़िए, फला आएंगे तो वही बैठेंगे। आरक्षण जो होती है वो शेष को प्रतिबंधित करके लागू किया जाता है। और विशेष व्यवस्था का मतलब होता है कि जैसे घर में कोई बीमार पड़ता तो उसके लिए हम लोग विशेष उपाय कर देते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 15 में जो खंड 4 जोड़ा गया, पहले तो शिक्षण संस्थानों में आरक्षण संबंधी कोई प्रावधान था ही नहीं, जो जोड़ा भी गया तो उसमें विशेष सहायता प्रावधान की बात की गई। लेकिन आज क्या हो गया, वहां भी प्रतिबंध लग गया जातिगत। तो ये कैसे लगा, ये लोग जब कानून बनाते हैं, उसी संविधान के आधार पर जब कानून बनाते हैं तो उन कानूनों में उटपटांग शर्तें लिखते हैं। तो आपको हमने 2 तरह के आरक्षण की बात कर दी, तीसरे पर भी चर्चा करेंगे। पहला क्या किया, चुनावी आरक्षण जो 10 वर्ष के लिए था, जिसको 80 साल तक बढ़ाया जा चुका है। दूसरा है शिक्षण संस्थानों में आरक्षण जो था ही नहीं, जिसमें विशेष सहायता देने की बात केवल की गई है, बाद में जोड़ा गया तो। और तीसरा अब आते हैं नौकरी में आरक्षण, और चौथा है प्रमोशन में आरक्षण। तीसरा नौकरी में आरक्षण पर चर्चा करते हैं। नौकरी में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण मूल संविधान में था। मूल संविधान में नौकरियों में आरक्षण था। यह आपके अनुच्छेद 16 खंड 4 में मिलेगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 16 खंड 4। आप सबके पास गूगल है, गूगल पर तो मिल जाएगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि कोई सज्जन आए यहाँ और 16 खंड 4 को इस किताब से पढ़कर दिखाएं कि इसमें कहाँ 16(4) में लिखा है कि नौकरियों में जाति आरक्षण होगा। कोई पढ़ सकता है तो आए, कोई भी व्यक्ति आइए, एक आदमी आइए, आप पढ़कर इसमें सुनाइए सबको। छोटी सी बात है, बहुत छोटा सा अनुच्छेद है। पढ़िए डॉक्टर साहब, पढ़िए, आप ही पढ़िए जी। चश्मा चाहिए, ये 16(4) पढ़ लीजिए जी। 16(4) पढ़िए, यहीं तक था ही, इसके नीचे नहीं था, केवल 16(4) तक था। आप पढ़कर सुनाइए कि कहीं उसमें लिखा गया है कि आरक्षण नौकरियों में जो जाति आधारित होगा। देखिए क्या क्या खेल हो रहा है। इस अनुच्छेद को पूरी बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के, बस सर थोड़ा सा, राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों के, इस पर सर जोर दीजिएगा जी। नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के आधुनिक सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। निवारित नहीं करेगी। देखिए कानून की भाषा में कहा था ना कि कानून की भाषा समझ पाना थोड़ा सा टेढ़ा होता है। दरअसल इस अनुच्छेद की कोई बात निवारित नहीं करेगी, यानी रोकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 16 के खंड 1 में लिखा है कि नौकरी देने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। खंड 2 में लिखा है कि किस किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो लिखा है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर न तो कोई नागरिक, जाति नहीं, न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे भेदभाव किया जाएगा। और हमारे साथ क्या हो रहा है? भेदभाव। संविधान क्या कह रहा है, लोग लागू क्या कर रहे हैं। तो ये लागू कैसे कर रहे हैं, इनसे सवाल करना पड़ेगा। अब चौथे में जो इसका खंड 4 है, यहाँ कह रहे हैं विभेद नहीं करेगा, 4 उसका अपवाद है। 4 को मैं पढ़ दे रहा हूँ थोड़ा। इस अनुच्छेद की कोई बात, यानी जो ऊपर लिखा है कि भेदभाव नहीं करेगा, उसके लिए लिख रहे हैं कि वह बात, यानी जो भेदभाव को मना करने वाली बात है, उसके अपवाद के तौर पर राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, पिछड़ी हुई जातियों के वर्ग के पक्ष में नहीं लिखा है। क्या लिखा है? पिछड़े हुए नागरिकों के वर्ग के किसी पक्ष में। और इन लोगों ने क्या कर दिया, इसको पिछड़े हुए जातियों कह करके जातियों की गोलबंदी कर दी। कहीं इसमें जाति शब्द लिखा हो तो कोई दिखा दे हमको। और सारा का सारा आरक्षण जातिगत कर दिया। इसमें SC ST भी नहीं लिखा है। आप देखिए कहीं इसमें नहीं लिखा है। अगली बात, न केवल नौकरियों में आरक्षण भर है, बल्कि आरक्षण के बाद और भी भेदभाव बढ़ाया गया है 90 के बाद से कानून बना कर जी। प्रमोशन में भी अभी उस पर आ रहे हैं, अभी तो उस पर आ रहे हैं और सरकारों को गिनाएंगे। जिन सरकारों को अपना समझ के माला हम लोग जपे हैं वही सब कर रही हैं। पहले तो नौकरी में जातिगत आरक्षण की बात संविधान में नहीं लिखी गई है। दूसरी बात कि
नौकरी में आरक्षण की बात अगर लिखी गई है तो ये नहीं कहा गया है कि इनके फार्म की फीस इतनी होगी और इनके इतनी होगी। फार्म के फीस में भी अंतर हो रहा है ना। परीक्षा में जो हम लोग फार्म भरते हैं, एक ब्राह्मण अगर मजदूर भी है, ठाकुर मजदूर भी है, तब भी उसके बच्चे को पूरी फीस देनी है। EWS के नाम पर आरक्षण दिया तब भी उसको फीस पूरी देनी है। और IAS कोई अगर है, गवर्नर कोई है SC ST समुदाय का व्यक्ति, तब भी उसकी फीस माफ है, 0 है। ये कौन सा देश बन गया? क्या ऐसा कहीं संविधान में लिखा है? नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। आप सबका बल हमको चाहिए। हम संसद भवन में जाकर गरजेंगे या पूछेंगे कि बताओ इसमें कहाँ लिखा है। हालात ये बना दिए गए हैं कि सामान्य जन के लोग, सवर्ण समाज के लोग ये मान गए कि संविधान उनके खिलाफ लिखा गया है। सही बात है कि नहीं? आर में अकेले में सब के दिमाग में आता है कि नहीं कि ये तो संविधान हम लोगों के खिलाफ लिखा है। ये जानते हैं, सोची समझी चाल है, ताकि आप इस संविधान को फेंकें और फिर सारे कलंक के भागी आप बन जाएं। फिर आप उस योगदान को न समझ पाएं, न मान पाएं, जिस योगदान के लिए आप जाने जाते हैं कि आपने संविधान निर्माण में भाग लिया था। आपसे हाथ से फेंकवा दिया जाए, ये साजिश है पीछे से, और इससे देश टूटेगा। ऐसा भी नहीं कि देश जुटेगा। अगली बात, अगर नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा तो पहले तो नागरिकों के पिछड़े हुए वर्ग को, न कि जातियों को। जाति शब्द का प्रयोग नहीं है। दूसरी बात, ये कहाँ लिखा गया है कि परीक्षा में इनके उम्र का मापदंड कुछ होगा, इनके उम्र का मापदंड कुछ होगा? यहाँ तक कर दिया इन लोगों ने। फला जात फला वर्ग का है तो उस 28 साल तक फॉर्म भरेगा, अब फला जात का है तो 32 साल तक भरेगा, अब फला जात का है तो कुछ कोई ऊपर की आयु सीमा ही नहीं है। कहीं लिखा है? जितना आपने पढ़ा उतना ही लिखा है इसमें। तो ये कहाँ से आ गया फिर? एक तरफ यही संविधान का मूल अनुच्छेद 16 का खंड 1 और 2 कह रहा है कि जात के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और जाति के ही आधार पर उम्र में भेदभाव कर रहे हैं, फीस में भेदभाव कर रहे हैं और अवसर में भेदभाव। सवर्ण समाज का लड़का है वो 4 अटेम्प्ट पाएगा PCSJ में, OBC वाला 4 अटेम्प्ट पाएगा, SC ST को 6 अटेम्प्ट 8 अटेम्प्ट मिलेंगे। तो ये कहाँ लिखा था संविधान में? और कहाँ हमारे SC ST समुदाय के लोग गए सड़क पर मांग करने? दोनों बातें एक साथ कह रहा हूं। और जब जिन्होंने बढ़ाया उन्होंने बताया क्यों नहीं, छुपा कर ये काम क्यों किया? किसी पार्टी के पॉलिटिकल मुद्दा में आज तक आया? तो राहुल गांधी की सारी बातें गलत होंगी, एक बात हमको सही लगती है, हाँ, वो उनके सरकारों पर भी लागू होती है। जो कहते थे ना कि वो बैल चुराने वाले घंटी उधर बजाते हैं और बैल चुरा के इधर भागते हैं, तो यही बात इन लोगों ने की। हमारा ध्यान मंदिर मस्जिद में अटका दिया और ये हमारा सब इधर से लूट रहे हैं। आज की स्थिति यह है कि जो सरकार हिंदू के नाम पर आई थी, धर्म के नाम पर आई थी, आज वही डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां लगवा रही है। अभी डॉक्टर अंबेडकर पर भी आऊँगा। आपने हमारा परिचय देते समय कहा कि मैं 49,000 पन्ने पढ़ा हूँ, मैं उसको दुरुस्त कर देता हूँ, 49,000 नहीं 29,000 पन्ने पढ़ा हूँ। 2.5 महीने में 29,000 पन्ने पढ़ा हूँ। कौन से 29,000 पन्ने हैं? आप किस पन्ने पर क्या लिखा है पूछ सकते हैं, बता सकता हूँ, केवल पढ़ा भर नहीं। उसमें सबसे पहले मैंने पढ़ा है डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेज, 40 भागों में है। एक भाग में औसत 400 पन्ने हैं, तो 40 भागों में 16,000 हो गए ना। और कब से पढ़ा हूँ तारीख बता दे रहा हूँ। 23 नवंबर 2025 को भोपाल में एक IAS, दलित समाज से आने वाले IAS ने ब्राह्मण बेटियों को लेकर गाली दी थी, संतोष वर्मा ने। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा हम आरक्षण तब छोड़ेंगे जब कोई ब्राह्मण अपनी बेटी हमारे बेटे के लिए दान कर दे। चलिए ठीक है, यहाँ तक भी मान लेते, तभी ये लिंग भेद था लेकिन मान लेते। या फिर मेरे बेटे से अपनी बेटी को संबंध बनाने दे, मेरे बेटे को अपनी बेटी से संबंध बनाने दे। अब ये तो निहायत मूर्खतापूर्ण, अमानवीय, अनैतिक और बलात्कारी सोच वाली बात है। कौन तुमसे कह रहा है कि तुम आरक्षण छोड़ो? खाओ ना अपना। अरे तुम्हारा कोटा फिक्स है, हम तो उसमें जा ही नहीं सकते। तुम छोड़ोगे तो मिलेगा किसको? तुम्हारे समाज के जो गरीब भाई लोग उन्हीं को तो मिलेगा। तुम नहीं छोड़ोगे तो वो जाने, तुम जानो। लेकिन सरकार मौन रह गई। IAS के ऊपर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। इतनी घिनौनी बात करने वाले IAS को बर्खास्त करने की बजाय डबल इंजन की सरकार क्या कर दी? फिर उसको 15 दिसंबर
25 को फिर से एक जनसभा करके यही बात बोलने की अनुमति दी। उस दिन मीनाक्षी सिंह नाम की एक एसटी समुदाय के आईएएस ने भी बात कही कि हम अपने बच्चों को नफरत सिखाएंगे। और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? जनवरी महीने में मेरा बेटा एक दिन स्कूल से रोते हुए आया, कक्षा 6 में पढ़ता है, अब 7 में गया, तो हमसे पूछ रहा है, डैड ये बताइए पंडित क्या होते हैं? पंडित उसको नहीं पता, हम लोग नहीं बताएं। सोचिए, हम लोग नहीं बता रहे हैं ताकि भेदभाव किसी के दिमाग में ना आए, लेकिन अगला अगर बता रहा है तो युधिष्ठिर कितना भी युद्ध नहीं चाहेगा, अगर दुर्योधन चाहेगा तो युद्ध के बाद कौन जीतेगा ये बाद में तय होगा, लेकिन युद्ध लड़ते ही युधिष्ठिर तो हार गया ना, क्योंकि युधिष्ठिर युद्ध नहीं चाहता था, दुर्योधन युद्ध चाहता था। अगर युधिष्ठिर को युद्ध में जाना ही पड़ गया तो युद्ध दुर्योधन तो जीत गया ना। तो हम अपने बच्चे को भले नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन बच्चा हमारा आया कह रहा है, डैड ये पंडित क्या होते हैं? फिर कहते कहते उसका गला भर्राने लगा। हमने कहा क्या बात है, बताओ बताओ क्या बात है? बोला हम लोग पंडित हैं ना, हम लोग पंडित हैं, हम लोग गंदे हैं ना डैड, आप इसीलिए नहीं बता रहे हैं ना, हम लोग गंदे लोग हैं, हमको आज पता चल चुका है। हमारी बेटी ने कहा। 15 दिसंबर का भाषण सुनिएगा 2025 का। मीनाक्षी सिंह ने कहा था कि हम लोग अपने बच्चों को ये समझाएंगे कि ये लोग हमारे पर अत्याचार किए हैं, ये गंदे लोग हैं। और उस हम बच्चे के क्लास में कोई बच्चा रहा होगा, उसने उसको ये बात कही। उस आईएएस पर कार्रवाई करना किसका दायित्व था? सरकार का। और सरकार क्या कर रही है? उनके साथ खड़ी है। सारे एससी एसटी लोग ऐसे हैं नहीं। चलिए अगली बात पर आते हैं। तो इस संविधान में जो लिखा है वह कहीं जातिगत आरक्षण की बात नहीं लिखी गई थी। इन लोगों ने उसको जातिगत आरक्षण का रूप दिया। फिर इसके बाद इन लोगों ने क्या कर दिया, और ज़्यादा उसमें आयु सीमा, अवसर सीमा और फीस सब में अंतर कर दिया। अब उतने से भी नहीं पेट भरा, तो अब बच्चा आपका रहेगा, हमारा रहेगा, उनका रहेगा, इस पर केस चलेगा, उस पर नहीं चलेगा। ये जितने भी कानून बन रहे हैं एक तरफा बन रहे हैं, एक तरफा बन रहे हैं, एक तरफा बन रहे हैं। और जिसके खिलाफ बन रहे हैं वही उस सरकार का सबसे प्रमुख वोटर है। और अब दुर्भाग्य की बात यह है कि इसके बाद वो सबसे बड़ा बुद्धिमान समझता है। अरे जब देख ही नहीं पा रहे हो तो बुद्धिमानी क्या काम करेगी? सही करें कि गलत? तो अब जरा देखिए, इसके बाद अगली बात आती है। इसके बाद अगली बात आती है कि नरसिम्हा राव की सरकार प्रमोशन का आरक्षण बनाती है। अनुच्छेद 16(4) के बाद 4 को जोड़ा गया। नरसिम्हा राव की सरकार ने 77वां संविधान संशोधन 1995 के जरिए प्रमोशन में आरक्षण कर दिया। एससी और एसटी के पक्ष में, ये ओबीसी भाइयों के पक्ष में नहीं है। और मैं फिर से कह दूं कि किसी वर्ग से मेरी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उसने अपने को थोड़ी उस वर्ग में रखा है, सरकार ने रखा है ना। तो उस वर्ग से हमारी या उस वर्ग में जो जाति उससे हमारी शिकायत हो ही नहीं सकती। तो प्रमोशन का आरक्षण करके इन्होंने क्या किया? नरसिम्हा राव ने। नरसिम्हा राव कौन थे? कांग्रेस सरकार, जात से बाभन, जिनको बसपा यानी जो वाम सेब के लोग हैं वो क्या कहते हैं? सांपनाथ कहते हैं। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आएंगे, वो भी जात से बाभन, और उनको ये लोग नागनाथ कहते हैं। और सांपनाथ और नागनाथ किसको डस रहे थे? जरा ये देखिए यहाँ 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार एक संशोधन करती है। और सरकार अकेले नहीं कर पाएगी, ध्यान दीजिए, संविधान संशोधन है, सारी पार्टियां मिलकर करती हैं, लेकिन प्रस्ताव तो वही लाएगा जो सरकार में है। संविधान संशोधन बिल कोई मामूली आदमी नहीं पेश कर सकता। संविधान संशोधन बिल जो सरकार पेश करती है, तो ये 2/3 बहुमत से पारित होता है, इस नाते सरकार पेश करती है। तो ये 1995 में इन्होंने संशोधन किया और एससी एसटी को प्रमोशन में आरक्षण दिया। प्रमोशन में आरक्षण का मतलब हुआ कि मान लेते हैं कि हम और कोई भी एससी समुदाय के व्यक्ति हैं, मैं यादव हूँ, वो चमार जात के हैं, कोई बाभन है, सब लोग एक साथ तैयारी किए, सिपाही में भर्ती हो गए। वो 3 साल के बाद हेड कांस्टेबल बन जाएगा, अगले 3 साल के बाद वो दरोगा बन जाएगा। ठीक, पहले तो ये भेदभाव हो गया। दूसरी बात, जो पहले से अगर हेड कांस्टेबल होगा और वहाँ ये सिपाही बनकर काम कर रहा होगा तो ये अनुशासन नहीं मानेगा, बोलेगा हम तो कल आपके ऊपर जाएंगे। आप अगर राज व्यवस्था को देखे होंगे टीवी में, चाहे कल्पना में, चाहे कहानी में,
राजा के बच्चे को भी कोई नहीं टेढ़ा बोल पाता था, क्यों? क्योंकि आगे चल के राजा बन जाएगा वो। तो वही हाल है भाई, वो भले आज मातहत है, कल वो प्रमोट करके ऊपर जाएगा। तो अनुशासन भंग हुआ, इसकी वजह से आज सेना में बहुत दिक्कत हो रही। सेना का मतलब सेना में तो नहीं लागू है, अर्धसैनिक बलों में, ये BSF और ये आपका ITBP, जो इस तरह के जो फोर्स हैं, जो अर्धसैन्य बल हैं, जो गृह मंत्रालय के अधीन है, वहाँ के तमाम लोगों के पास से मेरे यहाँ फ़ोन आता है कि इतना ज़्यादा ये दिक्कत है कि अनुशासन भंग हो जाता है। फिर अगली बात क्या हुई? ठीक है भाई, प्रमोशन करके आपने इनको आउट ऑफ टर्म जो है 3 पोस्ट ऊपर कर दिया। एक बात और, कुछ लोग सरकारी सेवा में यहाँ होंगे या सरकारी सेवा आपके घर में करते होंगे लोग, तो आप जानते होंगे कि मैं हेडमास्टर, मैं प्राइमरी स्कूल का मास्टर हुआ और मेरे कोई साथी भी प्राइमरी स्कूल के मास्टर हुए या मेरे पड़ोसी, लेकिन मुझे प्राइमरी स्कूल का मास्टर हुए 10 साल बीत गए और ये आज हो रहे हैं, तो हमारा वेतन इनका बराबर नहीं रहता है। जो पहले से उसका वेतन बढ़ जाता है, यानी वेतन वृद्धि होती है। तो वेतन वृद्धि 2 समय पर होती है, एक तो समय के हिसाब से, दूसरे प्रमोशन पर। लेकिन जिसको आउट ऑफ टर्म प्रमोशन दिया गया, जो प्रमोशन 7 साल में होना था 3 साल में ही हो गया, तो वेतन वृद्धि तो नहीं होनी चाहिए ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उसी अनुच्छेद 16(4) क में संशोधन किया, उसी अनुच्छेद 16(4) क में संशोधन करके कहा कि जब इनको हम आरक्षण के जरिए प्रमोशन दे देंगे, जब इनको हम प्रमोशन के जरिए आरक्षण दे देंगे तो इनको हम सीनियरिटी का बेनिफिट भी देंगे। अरे भाई, सीनियरिटी का बेनिफिट पैसे के रूप में दिया जाता तो ये तो उस व्यक्ति को केवल मिलेगा ना, ये तो समाज को नहीं मिलेगा। फिर ये क्यों किया? अब एक बात पर और गौर करिएगा, ये दोनों घटनाएं कब घटी हैं? 2001 1995 में नरसिम्हा राव और 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी। और ये दोनों सरकारें कब बनी थी? सन 90 में BP सिंह को हमने क्या कहा था? राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। सवर्ण समाज के लोगों ने खूब गला फाड़ फाड़ कर कहा था। किस लिए कहा था? क्योंकि उन्होंने OBC कमीशन, जो मंडल कमीशन था, उसकी रिपोर्ट लागू कर दी थी। यानी आरक्षण लागू किया तो आप सड़क पर उतर गए, धरना दे रहे थे। तो जब ये लोग आरक्षण को बढ़ा रहे थे तो सो रहे थे? कहाँ थे तब? यानी कि आपने या तो मंडल कमीशन का विरोध करके गलती किया, या आप इस बात को न जानकर, न देखकर, न सुनकर के आपने गलती की है। मेरा अपना मानना है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने में कोई गलत नहीं था। जातिगत जो है उसमें वो गलत है, पिछड़े हुए वर्ण व्यक्तियों के हिसाब से होना चाहिए, जातिगत नहीं होना चाहिए, और उसी को कुछ हद तक सीमित किया गया है। लेकिन जो ये प्रमोशन का आरक्षण है, यह गलत तरीके से दिया गया, संविधान में संशोधन किया गया। तो जब संविधान को इतना बदल डालेंगे और आपके खिलाफ ही संशोधन होगा, तो आपके दिमाग में तो ये आएगा ना कि हमारे लिए नहीं बना है। और इसको और पुख्ता करने के लिए सन 90 के बाद ये सारे संशोधन हुए हैं, और इसको और पुख्ता करने के लिए एक मुहिम चला दी गई। संविधान निर्माता कौन? डॉक्टर अंबेडकर। और आपके दिमाग में छाप दिया गया कि डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा तो ऐसा ही लिखा। जबकि सच्ची बात यह है कि जितना भी ये सब प्रावधान मैंने बताया, ये सब संशोधन से है। और संशोधन करने में कभी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव वहाँ नहीं थे। संशोधन करने में यही दोनों पार्टियां रही हैं, और इन दोनों पार्टियों को हमारा समर्थन रहा है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव ने क्या किया, ये भी बता देते हैं। आज एक ऐसा आरक्षण जिसको खत्म करने को मुद्दा बनाया गया था, आज तक एक ही ऐसा आरक्षण है जिसको एक पार्टी ने खत्म करने का मुद्दा बनाया था। सन 2012 के चुनाव में, तब तो अखिलेश यादव नेता थे, मंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं बने थे अभी। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने एक मुद्दा बनाया था कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो उत्तर प्रदेश में जो राज्य की सेवाओं में प्रमोशन का आरक्षण लागू कर दिया गया, उसे खत्म कर देंगे। और आते ही उन्होंने खत्म तो खुद से नहीं किया, कोर्ट में चल रहा था मामला, सरकार ने पैरवी नहीं की तो हार गई सरकार। यानी प्रकारांतर से सहयोग करके उसको खत्म करा दिया। यानी इसकी अब पॉलिटिकल पावर बता रहे हैं। यह मुद्दा आज तक समाजवादी पार्टी कितनी बार पूर्ण बहुमत में आई उत्तर प्रदेश में? केवल एक बार, और जब यह मुद्दा था तभी आई थी, 2012 से 17। 2012 में जब उन्होंने इसको हटाने का मुद्दा बनाया तो पूर्ण बहुमत में आए, 229 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी आ गई। यानी ये कह देना कि इसको हटाने का मुद्दा बना देने वाले हार जाएंगे, गलत है। हारे हुए मनोबल के हमारे नेता हैं, या हारे हुए दिमाग के हम लोग बैठे हुए हैं। और ऐसे ही प्रतिबंध अगर लगता गया तो प्रतिबंधित व्यक्ति गुलाम होता है। आज आपको एहसास नहीं है तो चलिए अगली बात पर अब थोड़ा प्रकाश डालते हैं। अभी
योगी सरकार ने एक फैसला लिया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों पर छत्र लगाएंगे, चार दीवारी बनवाएंगे, रंग रोगन कराएंगे। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म को लेकर डॉक्टर अंबेडकर के विचार क्या थे? तो मैंने अभी क्या कहा था कि मैंने 16,000 पृष्ठ पढ़े हैं, तो कुछ पृष्ठ और कुछ वांग्मय के मैं भाग बताऊंगा आपको। दो विचार बताऊंगा डॉक्टर अंबेडकर के, एक जाति को लेकर के, और जाति का मतलब अपने जाति और अन्य जाति। अन्य जाति में ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, यादव नहीं, वो महार जाति के थे, महाराष्ट्र से। चमार जाति के बारे में उनके क्या विचार है ये बताऊंगा आपको। फिर देखिएगा वो कितने जातिवादी, किस तरह की सोच के व्यक्ति थे। 1936 में, दोनों घटनाएं 1936 की ही हैं, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि किसी व्यक्ति का एक बार मन कुछ था, आगे चल के मन बदल सकता है, लेकिन एक ही वर्ष में दो बात अगर कह रहा है तो वर्ष 1936 के ही उनके दो भाषणों को मैं कोट कर रहा हूं। उनके हिंदी माध्यम के 40 वांग्मय हैं, में 38वें वांग्मय में उन्होंने चमार जात के बारे में लिखा है, वह बाद में बताऊंगा। हिंदू धर्म के बारे में वांग्मय भाग 1 में लिखा है, हिंदू वांग्मय भाग 1 में लिखा है, वांग्मय संख्या 1 में लिखा है। क्या लिखा है उसमें? 1936 में उनको भाषण देना था, एक कार्यक्रम रखा गया था लाहौर में, जात पात तोड़ो मंडल के द्वारा। और मैं जो कुछ बोल रहा हूं इसमें मेरा कुछ नहीं है, सामाजिक न्याय मंत्रालय की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिष्ठान प्रकाशन से ये वांग्मय छपे हुए हैं और भारत की विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर हैं। और ये आज से नहीं छपे हैं, 1979 से छपे हुए हैं। 1979 का मतलब जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, उस समय कांग्रेस की सरकार हटी थी, जब सरकार आई थी तब से ये सब छपके पड़ा हुआ है। तो वांग्मय संख्या 1 हिंदी मीडियम के पृष्ठ संख्या 79, 88, 87, 91 पर हिंदू धर्म के बारे में उनके विचार छपे हैं। क्या उनसे हिंदू धर्म पर विचार मांगा गया था? जी नहीं। वो जो विचार छपा है उनका एक भाषण है, वह भाषण है लाहौर में एक जात पात तोड़क मंडल करके एक संगठन था, जात पात तोड़क मंडल ये करके एक संगठन था। वह एक कार्यक्रम कर रहा था कि बुद्धिमान लोग आएं और यह बात समझाएं जनता को कि कैसे जातियां खत्म की जा सकती हैं। उन दिनों लोग यही सोचते थे कि रोटी बेटी का रिश्ता होगा, और आज भी हम लोग यही सोचते हैं कि रोटी बेटी का रिश्ता होगा तो जाति खत्म हो जाएगी, चाहे हम जाति खत्म करने के पक्ष में हो या न हो, लेकिन सोचते हम लोग यही हैं। तो वो लोग ये सोचे थे, दो बात सोचे थे। एक तो सोचे थे कि भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अछूत जात के, उस समय अछूत सछूत कहा जाता था, अछूत समाज से आने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन पढ़े लिखे हैं, तो उनको हम बुलाकर अध्यक्षता कराएंगे तो हम ये संदेश दे सकेंगे कि अछूत समाज से भी कोई अगर पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा तो हम जाति भेद नहीं रखेंगे, उसको हम मंच पर बैठाएंगे, साथ में पानी पिएंगे। तो एक तो उन लोगों को ये मैसेज देना था, वो खुद अंबेडकर जी लिख रहे हैं उसमें कि उनका ये मकसद था। और दूसरा ये था कि उनके विचार से जब बात आएगी तो जो नीचे का समाज है उसमें भी तो जातिगत भेदभाव है। ऐसा तो है नहीं कि सारे अनुसूचित जाति के लोग आपस में रोटी बेटी कर लेते हैं और बड़ा अच्छा, ऐसा तो नहीं है ना। तो उस समाज में भी बात जाएगी, दो उनका मकसद था। डॉक्टर अंबेडकर बंबई में रहते थे और कार्यक्रम लाहौर में था। उन दिनों कोई पत्राचार नहीं था इस तरह से, आज की तरह से मोबाइल और ये मैसेज। तो वहाँ से लाहौर से कोई व्यक्ति वहाँ गए, डेट वगैरह सब वहाँ लिखी हुई है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हम जो भाषण देंगे लिख कर देते हैं। तो उन लोगों ने कहा जब लिख कर देते हैं तो प्रति दे दीजिएगा। तो लगभग 90 पृष्ठों में वो भाषण है उनका, लगभग 90 पृष्ठों में। फॉन्ट बड़ा छोटा कर देंगे तो अधिक कम हो जाएगा। उस भाषण में कहीं भी जाति खत्म करो का न कोई जिक्र है न उपाय है, बल्कि वो बार बार ये लिखते हैं कि जाति खत्म करने की बजाय हिंदू धर्म को नष्ट करो, हिंदू धर्म की मान्यता और आस्था को खत्म करो। हिंदू धर्म के आस्था वेदों में है, स्मृतियों में है, इनमें डायनामाइट लगाकर उड़ा दो। चुनौती देकर कह रहा हूं, रिकॉर्ड करके चला दीजिए। डॉक्टर अंबेडकर की आलोचना अपराध है, किसी की हिम्मत हो तो मुकदमा चलाकर देख ले। नहीं चला पाएगा क्योंकि उनका भाषण मैं पढ़ रहा हूं। तो जो व्यक्ति कहता है कि हिंदू धर्म की आस्था जिस वेद में है उसको डायनामाइट लगाकर उड़ा दो, वह व्यक्ति हिंदू धर्म के पक्ष में है कि विरोध में है?
और उसमें ये साफ साफ कहते हैं कि ये रोटी बेटी से जाति नहीं खत्म होगी, न तो इसको खत्म करने की जरूरत है। डॉक्टर अंबेडकर उसमें ये भी कहते हैं। जब ये भाषण वहाँ भाषण दिए नहीं, ये भाषण लिख कर उन लोगों को मिला तो वे लोग एकदम दुखी हो गए कि डॉक्टर साहब आपने तो ये लिख दिया कि हिंदू समाज सुनेगा ही नहीं, आप कह रहे हैं धर्म को नष्ट कर दो। ये तो समस्या है ही नहीं है, इसी धर्म के रहते लोग सुधार किए हैं, कर रहे हैं। उसी धर्म के रहते आज हमारी बेटियां बाहर जा रही हैं, पढ़ रही हैं, हम सब एक साथ खा पी रहे हैं। कभी यही धर्म था, अलग अलग थे, तो क्या धर्म बदल दिया गया? वही ईसाई धर्म था, कभी डार्क एज चला था यूरोप में, डार्क एज। आज वही ईसाई धर्म वहाँ है और वो सबसे मॉडर्न माना जाता है वहाँ का कल्चर। तो धर्म नहीं बदले जाते, किताबें फाड़ करके नहीं बदला जाता, लोगों का मस्तिष्क बदला जाता है, और ये सब आचरण और बातों से। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर अड़ गए कि हम यही भाषण पढ़ेंगे। अगर आपको यह भाषण देने से हमको रोकना है तो हमारी स्वतंत्रता पर आघात है, हम आपके कार्यक्रम में नहीं आएंगे। उन लोगों ने हाथ जोड़ दिया कि डॉक्टर साहब ये भाषण पढ़वा करके तुम नहीं रह सकते क्योंकि हमारे पर हमला हो जाएगा। लिहाजा वो भाषण नहीं पढ़ा गया और वह भाषण किताब में छपा। 90 ये वांग्मय संख्या 1 पृष्ठ संख्या 87, 79, 88, 87 और 91 पर छपा हुआ है। आप चाहें तो देख सकते हैं, गूगल करके चेक कर सकते हैं। अब उसी 1936 के नवंबर में 8 नवंबर का उनका भाषण आपको सुना रहा हूं। 8 नवंबर 1936 को डॉक्टर अंबेडकर एक चुनावी भाषण दे रहे हैं। आप कहेंगे 1936 में चुनावी भाषण कैसे? 1937 में राज्यों में विधानसभाओं का चुनाव हुआ था। 1936 में हुआ, फिर 37 में हुआ, फिर 46 में हुआ है। तो 36 में जो चुनाव हो रहा था उसी के तैयारी में 1 साल 6 महीना पहले से लोग भाषण देते हैं ना। तो 8 नवंबर 1936 को वो भाषण दे रहे हैं और ये भाषण आपको मिलेगा हिंदी वांग्मय 38 भाग 38 के पृष्ठ संख्या 542 पर। वो क्या किए थे? 15 सीटें सुरक्षित थी बंबई प्रदेश में। उस समय के बंबई प्रदेश की जो विधानसभा थी उसमें जो कुल संख्या थी 80-85 के आसपास थी, कम सदस्य थे तब। उसमें सुरक्षित सीटों की संख्या 15 थी और वो 15 के 15 सुरक्षित सीटों पर टिकट किसको दिए थे? महार जाति को दिए थे। इसी पर चमार जाति का जो वहाँ संगठन था वो विरोध कर रहा था कि डॉक्टर अंबेडकर कहते तो हैं कि हम अछूतों के नेता हैं, अनुसूचित जाति के नेता हैं, लेकिन यहाँ जब टिकट देने की बारी आई तो अपनी पार्टी से सारा का सारा टिकट केवल अपनी जाति के लोगों को दिए हैं। तो इसी का जवाब दे रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर। 2 बातें उन्होंने कही। पहली बात तो उन्होंने चमार जाति पर ही लांछन लगा दिया। उन्होंने कहा जो चमगादड़ हैं वो चमगादड़पना अपना चलाएं कहीं और, हमारे यहाँ जगह नहीं है। ऑन रिकॉर्ड ये बात उनके पृष्ठ संख्या 542 वांग्मय संख्या 38 में लिखी हुई है। दूसरा उन्होंने कहा चमार जात के लिए कि ये ले भागो पना वाले सोच के लोग हैं। ले भागो पना यानी जो मिल गया उसको लूट के भागो। इस पर जो आज मैं बोल रहा हूं इस पर विधिवत वीडियो बना करके पब्लिक में मैंने रखा है। तो अब आप सोचिए कि कितनी जातिगत विचार था उनका। और आखिरी बात उसमें कहते हैं कि जब गोलमेज सम्मेलन में मैं जाकर के मांग कर लाया हूं सीटें तो मैं इनको क्यों दूं? अरे भाई, गोलमेज सम्मेलन में जाकर के तुम अछूतों के लिए सीट मांगे थे तो महार जात के नाम पर मांगे थे कि सभी अछूत जातियों के नाम पर मांगे थे? तो जब सभी अछूत जातियों के नाम पर मांगे थे तो वहाँ गांधी यही बात कह रहे थे गोलमेज सम्मेलन में कि ये केवल महारों के नेता हैं, सभी अछूत जातियों का नेता, सछूत जातियों का नेता मैं हूँ। गांधी यही कह रहे थे। लेकिन अंग्रेज जिसको मानेंगे वो नेता तो उसी को मान लेंगे वो। तो इसी नाते गांधी जी नाराज होकर चले आए थे। जनवरी 1932 में यहाँ पहुँचे, तुरंत उनको हैदराबाद जेल में बंद कर दिया गया और अंबेडकर को वहाँ पर शाही मेहमान बनाकर रखा गया और उनको पूरा ओहदा भी दिया गया और उनको जो उन्होंने मांगा उससे ज़्यादा दे दिया गया कि अछूत जात की सीटें रिजर्व कर दी गई। गांधी जी अनशन पर बैठे और अनशन के बाद गांधी जी ने भी क्या कर दिया? गांधी जी अनशन पर बैठ गए, अंबेडकर जी गए मनाने। गांधी जी ने पूछा भाई कितनी सीट दिया अंग्रेजों ने? 71। उस समय जितनी विधानसभा की कुल सीटें थी इतनी ज़्यादा नहीं थी जितना आज दिखती हैं। तब कहीं 100 थी, कहीं 25 थी, कहीं छोटा, अभी लोकतंत्र शुरू हो रहा था और सब लोग वोटर भी नहीं थे तब, ये भी जान लीजिए आप। कुछ गिने चुने लोग वोटर हुआ करते थे। तो जितनी सीटें थी कुल सीटें उसमें से केवल 71 सीटें दिया गया था, अंग्रेजों ने दिया था। गांधी जी ने 151 सीटें दी। ये समझौता है पूना पैक्ट। गांधी जी किसकी ओर से बैठे थे? सभी सछूत समाज की ओर से बैठे थे।
सभी सछूत समाज के, सछूत में आज का ओबीसी और आज का जनरल हिंदू आता है, हम सबकी ओर से नेता बनकर वो बैठे थे। और जो 71 वो अंग्रेज की तरफ से लेकर आए तो नाराज थे, 151 सीटें दिए। उन्हीं 151 में बंबई प्रदेश की 15 सीटें थी, तो वो 15 सीटें सभी अछूत जातियों को दी गई थी कि केवल महारों को दी गई थी? सभी अछूत जातियों को दी गई थी ना। इन्होंने क्या किया, केवल महारों को टिकट दिया। ये अलग बात है कि उनकी पार्टी से लोग चुनाव नहीं जीते, वो एक दूसरी बात है, लेकिन उनकी सोच 1936 में ही धर्म को लेकर क्या है और जात को लेकर क्या है, ये क्लियर आपके सामने मैंने बता दिया। ऐसे व्यक्ति का जब महिमा मंडन करेंगे तो उस महिमा मंडन से क्या निकल कर आएगा, वही निकल कर आ रहा है। अब अगला एक खेल जो सरकार ने किया, यही बात करके आज की बात को यहां मैं विराम दूंगा। SC/ST एक्ट कब बना? 1989 में। राजीव गांधी सरकार 1989 में चुनाव में जाने से ठीक पहले इसको पारित कर दी थी। चुनाव में चूंकि वो हार गए, बीपी सिंह सरकार बनी, तो बीपी सिंह सरकार ने जनवरी 1990 में इसको लागू करवा दिया। वो लागू होना ही था। उस कोई भी कानून जब बनता है तो उस कानून पर एक नियमावली बनाई जाती है। वो नियमावली 1995 में बनी। 95 में सरकार नरसिम्हा राव की, ख्याल ध्यान करिएगा अभी, ये चल रही थी व्यवस्था। अब आते हैं नरेंद्र मोदी जी 2014 में। 2014 हम लोगों के होश में एक ऐसा चुनाव था जो जाति और धर्म पर नहीं हुआ था, जो भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर हुआ था, जो सबका साथ सबका विश्वास के नारे पर हुआ था। 2014 वाला 2014 के चुनाव में क्या ये घोषणा पत्र भाजपा का था कि ये आएंगे तो SC/ST एक्ट को 2.5 गुना बढ़ाएंगे? नहीं था। कहीं पढ़ा था आप लोगों ने? ये सबसे पहला काम किए हैं। 2014 के मई में सरकार इनकी बनी है। 2015 के जनवरी में ये घोषणा करते हैं कि मैं पिछड़े माँ का बेटा हूं। दिल्ली के चुनाव में ये जो ठाकुर बाभन बनिया लोग हैं ना, इनको बड़ी अच्छी गुदगुदी आई, अपने तरफ भी एक पिछड़े वाला आ गया है। और जो सच में पिछड़े वो भी सोचे अपना ही वाला है। यादव जी लोग भी बड़े खुश हुए। लेकिन वो जाते जाते साल के आखिरी में क्या कानून बनाया, जरा इस पर बात कर लेते हैं। 31 दिसंबर 2015 को संसद ने एक कानून पारित किया, SC/ST संशोधन अधिनियम 2015। 24 जनवरी 2016 से लागू हुआ, राष्ट्रपति साइन किए। उसमें क्या लिखा गया, जितना कानून में अपराध था SC/ST एक्ट में 1989 में जो था, उसको 2.5 गुना बढ़ा दिया इन्होंने। 2.5 गुना बढ़ा दिया। उसमें एक धारा लिखी हुई है, फिर ये अम्बेडकर की बात जुड़ेगी इसमें। उसमें एक धारा लिखी है, धारा 3(1) फ, धारा 3 ब्रैकेट में 1 फिर ब्रैकेट में फ, अंग्रेजी में करेंगे तो U फॉर अम्ब्रेला। उसमें लिखा हुआ है, देखिए कितना खतरनाक है। उसमें लिखा हुआ है कि ऐसे किसी दिवंगत व्यक्ति का अनादर करना अपराध होगा। किसका? दिवंगत व्यक्ति का अनादर करना। अपमान करना अलग है, अनादर अलग है। बताऊंगा अभी दोनों का अंतर। ऐसे किसी दिवंगत व्यक्ति का अनादर करना अपराध होगा जिसमें SC या ST समुदाय की श्रद्धा हो। ये बात बड़ी मामूली लग रही होगी, ये बात बड़ी मामूली लग रही होगी। अगर उनकी श्रद्धा रावण में हो जाएगी तो या तो आप रावण को काल्पनिक मान लीजिए तो राम भी काल्पनिक, और अगर आप असली मानेंगे तो रामलीला बंद, क्योंकि आप उनका रावण का अनादर करते हैं। सही कह रहे हैं कि गलत? होलिका दहन आप करते हैं। अगर होलिका में वो अपनी आस्था पैदा कर लें तो होलिका दहन पर प्रतिबंध। अगर वो महिषासुर पर को अपना मान लें, आपके ही जिले के हैं लक्ष्मण यादव, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, वो महिषासुर को अपना पूर्वज बता रहे हैं। ये अलग बात है कि यादव समाज उनसे सहमत नहीं, बल्कि बहुत नाराज है यादव समाज, क्योंकि माँ दुर्गा जो है गोप कन्या थी। और हमारे देखिए रोंगटे खड़े हो गए, एक से एक यादव समाज के विद्वान और धर्मशास्त्री बैठे हुए। मथुरा से एक धार्मिक व्यक्ति हमसे बात किए बहुत पहले, कहे गुरु जी इसको समझाया जाए, ये कैसे महिषासुर को अपना पूर्वज मान रहा है। लेकिन ये क्यों हो रहा है जानते हैं? अंबेडकर ने कहा था ना कि इस धर्म की मान्यता को नष्ट करो,
इस धर्म के जो शास्त्र हैं उनमें डायनामाइट लगाकर उड़ाओ। यही वो डायनामाइट नरेंद्र मोदी ने तैयार किया है कि इधर कानून बनाकर लिख दिया कि समाज की जिसमें श्रद्धा होगी उसका अनादर करना अपराध। अब उस समाज की श्रद्धा किसमें है कौन तय करेगा? मैं एससी समुदाय का एक व्यक्ति हूँ, थाने पर चला जाऊँगा, भाई साहब रावण में मेरी श्रद्धा है, FIR लिखो। आप कहेंगे अरे क्या अभी फेंके जा रहे हैं। इसी रामनवमी को जो अप्रैल में बीती है, कानपुर के बगल में एक ज़िला है फतेहपुर, वहाँ के एक गांव में परंपरा है कि जो गर्मी वाला जो चैत्र नवरात्रि होती है उसमें रामलीला होती है। वहाँ अम्बेडकरवादी संगठन के लोग पहुँच गए, उन्होंने रामलीला को यही कह करके रुकवाया कि रावण में हमारी श्रद्धा है। इसी धारा का हवाला देकर रुकवाया कि ये रामलीला नहीं होनी चाहिए, रामलीला रोक दी गई, नहीं हुई। तमाम जगह पर होलिका के खिलाफ प्रतिबंध दिए लगाए, एप्लीकेशंस जा रही हैं। ये कैसे कर रहे हैं? ये लोग किताब लिख रहे हैं। एक सम्यक प्रकाशन है, दिल्ली का बहुत प्रख्यात प्रकाशन है, जहाँ गृह मंत्रालय है ना, अमित शाह, उनकी नाक से अगर सीधे गिनेंगे तो बस मुश्किल 5 किलोमीटर के भीतर है। और वहाँ पर से एक किताब छपती है, उसमें एक किताब छपी है लकीर का फकीर। पढ़ नहीं पाएंगे उस किताब को। उस किताब में भगवान विष्णु के बारे में क्या लिखा है और कौन से समाज का निर्माण करना चाहते हैं ये लोग समझ में नहीं आ रहा है। हमारा कौन यादव भाई, कुर्मी भाई भगवान विष्णु को नहीं मानता? अब भगवान विष्णु कौन से जात के थे? किसी जात के थे? बताइए, नारायण किसी जात के थे? उस किताब में क्या लिखा है? विष्णु एक धूर्त और चालाक ब्राह्मण था जो भेड़ चराता था। ये बहुत सारे ब्राह्मण भेड़ चराते हुए पश्चिम से कहीं से आए थे। उस समय हिरण्याकश्यप को थोड़ा बदल देते हैं नाम, हल्का सा, हिरण्यकुंडु का राज्य था, ब्रैकेट में लिखते हैं कुर्मी। भाई जाति तो ब्राह्मण बनाए, अभी ब्राह्मण भेड़ ही चरा रहे थे, तब तक इनकी जाति कौन तय कर दिया था? लेकिन ये बातें हम लोग जब तर्क से कह रहे हैं तब समाज सुनेगा। आम समाज का आदमी नहीं इतना ध्यान देता है। अगली बात सुनिए उस किताब में क्या लिखी है, और वो गांव-गांव में पढ़ी जा रही है। उसमें लिखा है कि ये भेड़ चराता था और ये बहुत धूर्त था। उसकी नज़र थी कि कैसे हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप 2 भाई थे ना, तो पहले हिरण्याक्ष की बात आती है कि कैसे हिरण्याक्ष के सत्ता पर कब्जा कर ले। एक दिन धोखे से उन सबों ने हिरण्याक्ष को मार दिया। फिर उसका छोटा भाई हिरण्याकश्यप जो है गद्दी पर बैठा, बहुत प्रबल प्रतापी था। जब उसको ये सब नहीं हरा सके तब इन्होंने उसके बेटे पहलू ब्रैकेट में प्रहलाद को फांस लिया। फिर उसको दारू वो पिलाने लगे, नशीला पदार्थ पिला के मस्त कर देते थे। एक दिन उसको दारू के नशे में इतना दारू, एकदम ऐसे लिखा, एकदम जो भाषा में बोल रहा हूँ ऐसी इससे गंदी भाषा, छिछली भाषा लिखी है, ताकि गांव जवार के जो गंवार टाइप के, यानी जो नहीं भी जानता है आदमी, हमारी माताएं बहनें जो धार्मिक होती हैं उनको भी समझ में आ जाए। तो एक दिन जो है वो बेसुध हो गया, घर नहीं लौटा। 2-3 दिन बीत गए। प्रहलाद एकमात्र भतीजा था किसका? होलिका का। होलिका जो है पूर्णिमा की रात में साज श्रृंगार करके थाल में भोजन लेकर अपने भतीजे पहलू को खोजने निकली। जब वो गई तो देखी कि वहाँ वो बेसुध पड़ा है, दारू पी लिया है और विष्णु घात लगाकर बैठा था। वो होलिका के सौंदर्य पर मोहित हो गया और उसके साथ उसने बलात्कार किया। ये कहानी लिखी जा रही है। फिर सभी किताब में छाप रहे हैं ये। और फिर से मैं कह रहा हूँ, इसके लिए हमारा कोई दलित भाई, कोई भी भाई दोषी नहीं है। रोकना जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार हिंदूवादी है ना। ये सरकार कौन है? ये हिंदूवादी सरकार है। रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? आपको मैं बता दूं साथियों कि मैं जितना रिस्क लेकर के चल रहा हूं, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं घर तक पहुंचूंगा। ये हालत है, क्योंकि ये सुनियोजित है हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए। आप खुद सोच कर देखिए, आप एक से एक मिलाइए। आपका होली का त्यौहार बंद, फिर आगे उसमें क्या लिख रहे हैं पहले सुन लेते हैं। फिर इसके बाद इन लोगों ने होलिका को जलाकर वहीं पे मार दिया और कीचड़ उचड़ पोत लिया ताकि हिरण्याकश्यप आए तो ये बच जाएं। लेकिन हिरण्याकश्यप वीर था, वो पकड़ लिया और इन सब के माथे पर अगले दिन अबीर लिख दिया। जो हम लोग होली में अबीर लगाते हैं उसको वो लिख रहे हैं कि इन सब के माथे पर अबीर लिख दिया। ये सब माफ़ी मांगने लगे तो हिरण्याकश्यप दयालु था, छोड़ दिया। बाद में घात लगाकर विष्णु ने हिरण्याकश्यप को मार दिया। ये कहानी अगर तर्क से सोची जाए
तो कहीं से भी ये समझ में मानने लायक है? हिरण्याकश्यप राजा है, राजा का बेटा गायब है, कोई और खोजने नहीं जा रहा है, अकेले जा रही हैं राजा की बहन। लेकिन इतना आम आदमी नहीं सोचता है। उसके दिमाग में भर दिया जाएगा तो वो क्या करेगा? होलिका दहन को अपना अपमान मानेगा। और यही किया जा रहा है इस देश में। आप देखा करिए, होलिका दहन के 2 दिन 4 दिन पहले खूब अब सोशल मीडिया पर आने लगा है। तो ये उसी एक किताब की देन है, और ये किताब सम्यक प्रकाशन से छप रही है। वही सम्यक प्रकाशन जिसने प्रमाणित कर दिया कि संविधान के लेखक डॉक्टर अंबेडकर हैं। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का लेखक घोषित करने वाला जो टीटी कृष्णामाचारी का एक वाक्य बोला जाता है, 24 नवंबर 1949 का, वो आधा अधूरा वाक्य है। 5 नवंबर 1948 का आधा अधूरा वाक्य है वो। उस दिन वो भूरी भूरी निंदा कर रहे थे ड्राफ्टिंग कमेटी की, लेकिन क्योंकि वहाँ पे भीमराव अंबेडकर थे तो उन्होंने कहा कि ये तो हैं जो उन्होंने थोड़ा बहुत किया भी है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने काम नहीं किया है, सभी लोगों ने लिखा है। नसीरुद्दीन अहमद तो कहते थे ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्रिफ्टिंग कमेटी है। जो संविधान BN राव ने लिख कर दिया था उस पर 14 सितंबर 1947 को ही वर्मा ने अपना संविधान बना लिया। आपके यहाँ ड्राफ्टिंग कमेटी के चलते इतना समय लगा। नहीं कोई बोल रहा है, नहीं कोई कुछ कह रहा है, ठीक है जाने दीजिए, सब बातें छुपी हैं। जब पढ़ा गया तो सब सामने आ गया था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप सब इस बात को ज़रा ध्यान दीजिए कि हम वोट किसको दे रहे हैं। UGC किसी ने कोई मांगा था, SC ST एक्ट बढ़ाने के लिए कोई कहा था, और अब ये भगवान राम को छोड़कर चले गए अम्बेडकर का धाम बनवाने। इस देश में 3 धार्मिक स्थल बन रहे हैं। एक राम मंदिर जो हिंदू धर्म की आस्था है, सरकार उस पर जाके फीता काट रही है, लेकिन बन रहा है हिंदुओं के पैसे से, हम सबके चंदे के पैसे से बन रहा है, सरकार के पैसे से नहीं बन रहा। एक बाबरी मस्जिद के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा रखी है कि जहाँ बाबरी मस्जिद की जगह दी गई वहाँ कोई मस्जिद बना ले, वो वही बनाएंगे, वहाँ सरकार फीता भी नहीं काटेगी। 2, लेकिन इसी समय 5 धाम बनाए गए हैं अम्बेडकर के। एक काम बता दें कि कौन सा ऐसा काम है जिसके वजह से मान लिया जाए। मैं भी पहले मानता था, लेकिन जब इन्हीं का वांग्मय पढ़ लिया तो सब कुछ सामने है। महिलाओं के बारे में इनका बयान, वांग्मय संख्या 500, वांग्मय संख्या 40, आखिरी वांग्मय, पृष्ठ संख्या 567, उस पर पढ़िए क्या मिलेगा। महिलाएं संसद में जाएंगी, विधानसभा में जाएंगी तो क्या करने जाती हैं पहले ये जान लीजिए। ये वहाँ साड़ी खोलने जाती हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर का वाक्य है, ये डॉक्टर अंबेडकर का वाक्य है। ये वहाँ जाएंगे तो बच्चों का नाक कौन साफ करेगा, ये डॉक्टर अंबेडकर का वाक्य है। वहाँ जाएंगे तो पति को चाय कौन देगा। और जब इस वाक्य को मैं डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में उतारा तो एकदम साबित हो गया। डॉक्टर अंबेडकर ने जो दूसरा विवाह किया था वो पत्नी क्या थी? शादी से पहले वो डॉक्टर थी, वो प्रैक्टिस करती थी, MBBS डॉक्टर थी उस समय पर। शादी के बाद प्रैक्टिस बंद। क्या उनको चुनाव के लिए टिकट दिया डॉक्टर अंबेडकर ने? नहीं दिया। और उनके जीवन के बाद भी वो 42 साल विधवा रही हैं। डॉक्टर सविता अंबेडकर पर मैंने 20 वीडियो बनाए हैं रिसर्च करके। डॉक्टर सविता अंबेडकर कहीं चुनाव नहीं लड़ी क्योंकि अंबेडकर मना करके गए थे। तो नेहरू जी चाहते भी थे कि ये राज्यसभा में आए, लेकिन वो नहीं आई। आप हमारे खिलाफ इस तरह से कानून क्यों बना रहे हैं, यह सवाल कौन पूछेगा इनसे? हम पूछेंगे। आज हम दिन में एक जनसभा हमारी थी सुमी बाजार में। चूँकि हमारे समाज में ही सब लोग हैं, भाजपा के भी नेता लोग हैं, छोटे बड़े जो भाजपा के हमारे भाई यहाँ बैठे हैं, उनको ये सब पता है। जो हमने पूछा 2019 में आपकी पार्टी की सरकार ने ये प्रतिबंध को 10 साल बढ़ा दिया, आपको खबर है? तो काहे का नेता, काहे का नेता? केवल झंडा लपेटने से नेता हैं? और अगर नेता हैं तो जवाब दीजिए कि ये संशोधन आपने क्यों किया। संसद भवन के सामने प्रदर्शन होगा, विधानसभा के सामने प्रदर्शन होगा। और इस समय भारत में एक विकल्प मोर्चा बन चुका है। आप पूछते हैं ना कि भाजपा नहीं तो कौन, तो पहले बता दीजिए कि भाजपा और कांग्रेस अगर यही सब कुछ कर रही है तो इसके बाद भी इन पर हमको मौन रहना चाहिए कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए। आपके सामने दस्तावेज के जरिए मैंने दिखाया, संविधान को दिखाकर दिखाया। हमें बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, हमें अपने समाज में जागृति फैलानी चाहिए कि नहीं फैलानी चाहिए। अब अगर हम जागृति फैलाएंगे तो लोग पूछेंगे विकल्प क्या है। बात तो सही है, क्योंकि वोट है, वोट से ही बदलेगी सत्ता। तो इसी नाते एक राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा बनाया गया है। UGC कानून का विरोध करने वाले जितने भी संगठन हैं
राजस्थान से लगाए बंगाल तक सब एक मोर्चे में आ रहे हैं। उसका नाम रखा गया राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा, और राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। उसमें जिन 3 शीर्ष पदों पर नियुक्तियाँ हुई हैं तमाम संगठनों के द्वारा, उन 3 में से एक मैं हूँ आपके सामने, और उस जिम्मेदारी से मैं यह बात कह रहा हूँ। और दूसरी बात कि मुझे कैंट विधानसभा से उस मोर्चे का प्रत्याशी बनाया गया है ब्रजेश पाठक के खिलाफ। यह इसीलिए बनाया गया है कि हमारे समाज से आने वाले नेताओं से यह सवाल किया जाए कि तुम्हारा कालनेमीपन है कि अज्ञानता है कि जो तुम वहाँ हो। अगर तुम कालनेमी बनकर बैठे हो तो हम तुमको पहचान रहे हैं। अब तो या तो तुम मानो कि ये क्या है, गलती हुई है, सुधारो। संविधान में कहीं भी जातिगत आरक्षण की बात नहीं लिखी गई थी, और जातिगत आरक्षण के जरिए हमारे दिमाग में भरा जा रहा है कि संविधान हमारा नहीं है। तो जात के अलावा बहुत सारे आधार हैं। जैसे इस देश में सबसे ज़्यादा आज़ादी के बाद सबसे लूटा पिटा कौन था जानते हैं? हमारे वो भाई बहन थे जो पाकिस्तान से भगाए गए थे। उनको आरक्षण मिला क्या? कोई आरक्षण, कुछ भी नहीं मिला। क्या वो नागरिकों का वह वर्ग नहीं था जो पिछड़ा हुआ था? क्या उसको सहायता सुविधा नहीं मिलनी चाहिए थी? कश्मीर से जो भगाए गए लोग हैं, क्या उनको नहीं मिलनी चाहिए? पिछड़ा वर्ग ये है जो अपनी मिट्टी से जुड़ा है, जिसके पास समाज है। अगर उसके पास खेत नहीं है, कुछ जगह नहीं, वो दीजिए अलग से। तो इन बातों को आप सबके बीच मैंने रखा। अब अगर कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई सवाल नहीं, आप एकदम 100% सही बात बताएं, लोग जान भी रहे हैं। हाँ? जी नहीं, जैसे भारत में जो लोग मुसलमान करते हैं, जी, दुनिया में जितने मुसलमान हैं उससे ज़्यादा मुसलमान भारत में है। बस इनका डीएनए लोभ और भय के नाते ये मुस्लिम हुए थे। जी, ये इस्लाम की वजह से मुसलमान जी, नहीं हुए। जी, वही गति इस वक्त है। भारत माता की जय चल रही है। जी, लोग समझ रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, भय और लोभ के नाते। आप बहादुर व्यक्ति हैं, आपका स्वागत सम्मान धन्यवाद होना चाहिए और होगा हर एक रूप में। धन्यवाद। जिस तरह से भारत का मुसलमान जो है भय और लोभ से मुस्लिम हुआ और 700 साल हुकूमत किया, वही गति जो है यहाँ पे आज है जनरल के लोगों की। यह समझ नहीं पा रहे हैं कि इनके साथ न्याय हो रहा है कि अन्याय हो रहा है। एक बार देश को खतरा, ब्रिजभूषण जी का बयान आया था कि देश में मुसलमानों से खतरा कम, जनरल से ज़्यादा है। थोड़ी सी बात मैं इस पर भी कहूँगा। एक छोटी सी बात है, इस देश में 90 से 2 राजनीति चल रही है, एक धर्म की और एक जाति की। धर्म की राजनीति में एंटी मुस्लिम और जात की राजनीति में एंटी सवर्ण, यही हो रहा है ना। अब जरा हम सवर्ण के नाते थोड़ी देर बात करेंगे। सवर्ण हम जो हैं हम हिंदू भी हैं। अगर हिंदू के रूप में हमारे पर खतरा है तो खतरा हमारी सरकारें या पार्टियां किससे बताती हैं? मुसलमानों से। मुसलमान कितने हैं? 20%, और हिंदू कितने हैं? 80%। ये लोग खुद कहते हैं 80-20। उस 20 में भी 10% जनरल का मुसलमान है। आप उसको नहीं, अभी हम इनके हिसाब से बात कर लेते हैं। जो ये लोग हम लोगों को भरमाते हैं, हम इन्हीं के हिसाब से बात कर लेते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम इनके हिसाब से ही जरा सोच लेते हैं थोड़ी देर। 80 आदमी को 20 आदमी से खतरा है, और उस खतरे से हमको बचाने के लिए डबल इंजन सरकार चाहिए। यही समझाते हैं ना हम लोगों को। और जब हम जात की राजनीति में हम सवर्ण लोग आते हैं, चक्की में पिसते हैं, तो वहाँ 15 बनाम 85, वहाँ हम 15 हैं। और खतरा किससे है? 85 से। एक आदमी पे 6 आदमी है, तो हम सवर्ण होने के नाते ज़्यादा खतरे में कहाँ हैं? हम हिंदू भी हैं, सवर्ण भी हैं, ज़्यादा खतरे में कहाँ हैं? और ये उनके साथ भी खड़े हैं। जिस समय मायावती की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, राजा भैया के घर में छापा मारा जा रहा था, उस सरकार को समर्थन किसका था? भाजपा का समर्थन था। मैंने वीडियो बनाकर पूछा कि राजनाथ सिंह तुम कहाँ थे? कलराज मिश्रा तुम कहाँ थे? क्या तुमको क्षत्रिय समाज का वोट नहीं मिला था? 1995 में जिस समय बसपा की पहली सरकार बनी, कितने विधायक थे उनके? 67, 67, 425 में 67 पे कोई बहुमत है? भाजपा के समर्थन से सरकार बनी। हमारे गांव के बगल में शमशाबाद क्षत्रिय समाज का एक गांव है, वहाँ एक बाबू साहब के ऊपर चमार जात के लोगों ने हमला किया। जात के लोग नहीं कर रहा हूँ, नेता ने करवाया, और अपनी छप्पर को फूंक दिया। उनके घर में राइफलें आ गई, उन लोगों की राइफल जब्त हो गई। 3-4 दिन ये लोग हम लोगों के घरों में रुके हुए थे, नहीं तो गिरफ्तार हो जाते। SC/ST एक्ट लग चुका था, बन चुका था। मायावती के आते ये सब हो रहा था। समर्थन किसका था? भाजपा का। 1990 में जनवरी से मार्च तक
कश्मीर में कश्मीरी ब्राह्मणों का कत्लेआम हुआ, केंद्र में सरकार बीपी सिंह की थी, समर्थन किसका था? भाजपा का। और उस भाजपा के हम लोग चारण बन गए। वर्ष 2001 में एक अखबार मैंने पढ़ा था, दैनिक जागरण में, मैं इलाहाबाद में था, आप भी वहीं थे। मैं वो लेख पढ़ा था, मुझे याद है, मैं जिस कमरे में बैठकर पढ़ा था, उसमें कोई क्षत्रिय समाज के संपादक महोदय ने लिखा था। वो दैनिक जागरण के बीच वाले पेज पर बड़ा सा उनका कॉलम था। उन्होंने कहा बीपी सिंह मामूली एक मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू भर कर दिया जो पहले से पड़ी हुई थी, तो मीडिया के लोग और जो समाज, ब्राह्मणों पर उनका तंज था, बहुत वाजिब तंज था, मैं उनके तंज का समर्थन करता हूँ। उन्होंने लिखा कि ये जो मीडिया ने आसमान सिर पर उठा लिया, राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है, कह करके बीपी सिंह का पुतला दहन करना शुरू किया, आत्मदाह लोग करने लगे थे। वे लोग अब कहाँ हैं जब प्रमोशन में आरक्षण हो रहा है, आरक्षण में सीनियरिटी दी जा रही है, अब कहाँ सोए हुए। और अटल बिहारी वाजपेयी का एक और कारनामा बता दूं, एक संशोधन तो उन्होंने ऐसा किया है, आज आप सुन रहे हैं -40 नंबर वाले को भी नीट में एडमिशन मिलेगा। ये जो लागू किया है नरेंद्र मोदी ने, इसका रास्ता अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 2002 में खोला है। मैंने अनुच्छेद 334 की बात की थी, अगला अनुच्छेद 335। कोरोना में बीटेक में आरक्षण दे दिया, कोई जान ही नहीं। बिल्कुल, अनुच्छेद 335 में संविधान सभा ने लिखा है, हमारे हाथ में है, आज भी है वो। संविधान सभा ने लिखा था कि अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी जाति के नाते से आगे बढ़ाने के लिए उस वर्ग को, तो भी उनकी योग्यता से समझौता नहीं किया जाएगा। नौकरी के लिए जो योग्यता चाहिए उससे समझौता नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 335 में लिखा था। बैकलॉग था? नहीं, बैकलॉग नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। योग्यता से समझौता नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि योग्य नहीं मिलेगा तो नहीं भरा जाएगा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। अभी मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं दूसरी बात, जी, बात दूसरी हो जाएगी ना। योग्यता से समझौता नहीं किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? 2 काम करना होगा। योग्यता बढ़ाने के लिए पढ़ाना होगा, और जब तक योग्य नहीं होंगे तब तक नियुक्ति नहीं करेंगे। इन्होंने क्या किया, 335 में एक परंतुक जोड़ा, 82वां संविधान संशोधन करके, और उस परंतुक में इन्होंने लिख दिया कि परंतु अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को नौकरी देने में जो नौकरी के लिए योग्यता का मापदंड है उसे नीचे कर दिया जाएगा। गुरुजी कानून न पढ़ाई, सबके मुद्दा पर 2 मिनट भोजपुरी में बताई, करे के कहा? करे के ही है कि जे हमारे पीठी में रोज छुरा घोपत है। देखिए एक बात बता दें, अगर हम राजभर का राजनीति करते तो बड़ा आसान है, या फिर हिंदूवादी राजनीति करें, मुसलमान के गाली दे दें। हमके अपने समाज के वह नेता के खिलाफ, वह पार्टी के खिलाफ जगावे के है जे के हमारा अपन भगवान मानल जाता रहा। तो ये नाते थोड़ी सतर्क होकर बोले की पड़ी ना, ये सबूत यही ले दिखावल जाता है। जी सही है। तो बिल्कुल ये जान लीजिए कि अब अगर अपने अधिकारों के लिए आपको लड़ना है तो अपने हित की बात करनी होगी। हम जब सोचे तो देश आज़ाद कराए, हम जब सोचे तो संविधान बनाए, हम जब सोचे जमींदारी हटाए, हम जब सोचे रियासतें मिलाए, हम जब सोचे तो लोकतंत्र लाए। इसमें से कोई काम हमने अपने लिए किया था क्या? और हम ही में से कुछ ने सोचा तो ये जाति भेद लाया। अब फिर से हम लोग सोचेंगे कि संविधानवाद लाएंगे, तो अब की बार संविधानवादी सरकार। राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा से आप लोग जुड़िए। राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा एक राजनैतिक मोर्चा बन रहा है। हम 2027 के चुनाव में आ रहे हैं, हमसे आप लोग जुड़िए। सीधे आप सामान्य जन चेतना मंच से जुड़िए, अपने विकल्प के साथ आइए और सबके लिए समानता का जो वास्तविक संविधान लिखा था उसकी आवाज़ उठाइए। यही बात है। धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत बहादुर हैं आप लोग हैं जी।